क्या होगा अगर एक साधारण जॉब चेंज आपकी पूरी किस्मत बदल दे? क्या होगा अगर नई नौकरी के साथ जाग उठे एक प्रलयकारी शक्ति? स्वागत है जॉब शिफ्ट राइज ऑफ द प्रलय सर्पेंट की दुनिया में, जहां फैंटेसी और साइंस फिक्शन मिलकर रचते हैं एक ऐसा ब्रह्मांड जो कल्पना से भी परे है। एक आम इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में उलझा हुआ, लेकिन एक अनजाने जॉब शिफ्ट के बाद उसकी जिंदगी जुड़ जाती है एक रहस्यमयी सिस्टम से, और उसी पल जाग उठता है ड्रैगन प्रलय सर्प, एक प्राचीन विनाशकारी हरा ड्रैगन जिसकी शक्ति पूरी दुनिया को मिटा सकती है। लेकिन ये सिर्फ विनाश की कहानी नहीं है, ये है विकास, शक्ति और भाग्य के टकराव की कहानी। हर मिशन के साथ उसके स्टैट्स बढ़ते हैं, नई स्किल्स अनलॉक होती हैं, हिडन पावर्स सामने आती हैं। उसके साथ खड़ी है एक शक्तिशाली और निडर महिला योद्धा, सिर्फ साथी नहीं बल्कि उसकी बराबरी की ताकत। दोनों मिलकर उतरते हैं एक ऐसी जंग में जहां हाई वोल्टेज एंशिएंट पावर्स और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी टकराते हैं। हाई वोल्टेज हाई टेक बैटल सूट्स और सिस्टम एबिलिटीज का विस्फोट होता है। हाई वोल्टेज हिडन डायमेंशंस और अननोन एनिमीज सामने आते हैं। हाई वोल्टेज हर एपिसोड के साथ शक्ति का स्तर कई गुना बढ़ता है। जैसे जैसे प्रलय सर्प जागता है, वैसे वैसे नायक के अंदर भी जागती है एक नई महत्वाकांक्षा। क्या ये शक्ति दुनिया को बचाएगी या खुद दुनिया के लिए खतरा बन जाएगी? ये कहानी है पावर, डेस्टिनी और अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन की। ये कहानी है एक साधारण इंसान के असाधारण बनने की। अगर आपको पसंद है फायर सिस्टम बेस्ड एवोल्यूशन, फायर एपिक ड्रैगन्स, फायर साइफाई जोर फैंटेसी यूनिवर्स, फायर पावर ग्रोथ जर्नी, फायर सिनेमैटिक बैटल्स, तो ये सीरीज आपके लिए ही बनी है। स्पीच बलून अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं, आपके कमेंट्स हमें और भी ज़्यादा मोटिवेटेड करते हैं। थम्स अप का चिन्ह, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बेल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो। हेडफोन, बहुत जल्द हम इस सीरीज़ की सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑडियो सीरीज़ भी अपलोड करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इस महायात्रा का हिस्सा बनिए। स्वागत है फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड में, जहां कहानियां नहीं बनती बल्कि लेजेंड्स जागते हैं। ड्रैगन 1, अध्याय 1, भाग्य का उदय और पद परिवर्तन का शंखनाद। आर्यावर्त साम्राज्य, सूर्यवंशम उच्च विद्यालय, विशाल प्रांगण। दोपहर का सूर्य अपने चरम पर था, जिसकी सुनहरी किरणें विद्यालय के विशाल पत्थर से बने प्रांगण पर सीधे उतर रही थीं। आज का वातावरण सामान्य दिनों जैसा नहीं था। हवा में एक अजीब सी उत्तेजित कर देने वाली ऊर्जा और भारीपन व्याप्त था। ये वह दिन था जिसका इंतजार हर युवा अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर करता है। तीसरे वर्ष के छात्र अपने अपने कुलगुरुओं और आचार्यों के नेतृत्व में लंबी कतारों में खड़े थे। ऊंचे मुख्य मंच पर, जहां से पूरे प्रांगण का दृश्य दिखाई देता था, विद्यालय के प्रधानाचार्य, वरिष्ठ निदेशक और प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के नए छात्र उपस्थित थे। हर किसी की नज़रें सामने बने उस विशाल वेदी पर टिकी थीं, जिसे शक्ति चक्र कहा जाता था। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था, आज वार्षिक पद परिवर्तन संस्कार ट्रांसफर सेरेमनी का भव्य आयोजन था। तीसरी कक्षा, सबसे अगली पंक्ति। रुद्रांश, जो अपनी लंबी कदकाठी और शांत व्यक्तित्व के कारण भीड़ में किसी राजहंस की भांति अलग ही चमक रहा था, अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस कर रहा था। उसकी आंखें सामने जल रही पवित्र अग्नि की ओर टिकी थीं। मुझे इस संसार में आए 3 वर्ष बीत चुके हैं, रुद्रांश ने मन ही मन सोचा। आज का दिन ये तय करेगा कि मैं आकाश में उड़ने वाला शक्तिशाली गरुड़ बनूंगा या जमीन पर रेंगने वाला एक साधारण जीव। मेरा पूरा अस्तित्व आज के इस पहले पद परिवर्तन पर टिका है। एक प्रवासी ट्रांसमाइग्रेटर के रूप में रुद्रांश ने पिछले 3 वर्षों में इस अपरिचित लेकिन गौरवशाली आर्यावर्त की संस्कृति, यहाँ की जटिल भाषा और यहाँ के अनूठे इतिहास को पूरी तरह आत्मसात कर लिया था। उसने सीखा था कि कैसे 100 साल पहले इस दुनिया का स्वरूप पूरी तरह बदल गया था। शताब्दियों पहले, जब देवलोक डिवाइन रेल्म नामक एक मायावी और शक्तिशाली आयाम का हमारे वास्तविक संसार के साथ मिलन हुआ, तो पृथ्वी का विस्तार करोड़ों गुना बढ़ गया। प्राचीन गुफाएं गुप्त क्षेत्रों सीक्रेट रेल्म्स में बदल गईं, जहां भयंकर राक्षस और असुरों का वास था। नदियां और पर्वत अब केवल प्राकृतिक स्थल नहीं रहे, बल्कि वे खतरनाक कालकोठरियों डंजन्स में तब्दील हो गए, जहां कदम कदम पर मौत का साया मंडराता था। इसी विनाशकारी उथल पुथल के बीच जन्म हुआ पद परिवर्तकों ट्रांसफरर्स का खेल अब वास्तविकता बन चुका था। हर मनुष्य को अपने 16वें वर्ष के पश्चात एक विशिष्ट पद या श्रेणी प्राप्त करनी होती थी। कुछ भाग्यशाली लोग दुर्लभ या गुप्त योद्धा बनकर शिखर पर पहुंच जाते थे, तो कुछ साधारण जीवन कौशल जैसे कि भोजन बनाने वाले पाकशास्त्री या खनन करने वाले बनकर रह जाते थे। आज इसी क्षण वह संस्कार होने वाला था जो किसी व्यक्ति के जीवन का भाग्य लिख देता था। हुश, रुद्रांश ने अपने फेफड़ों से एक गहरी गर्म सांस बाहर छोड़ी। वह स्वभाव से अत्यंत शांत और गंभीर था, लेकिन इस निर्णायक घड़ी में उसके हृदय की धड़कनें भी थोड़ी तेज थीं। वह विद्यालय का सबसे मेधावी छात्र था, जिसे छात्र सूर्यवंशम का गौरव कहते थे। उसके हर कदम पर हजारों आंखें टिकी थीं।
हे महादेव, रुद्रांश ज्येष्ठ कितने तेजस्वी लग रहे हैं। नीचे खड़े प्रथम वर्ष के एक छात्र ने फुसफुसाते हुए कहा। सच कहा तुमने, भाग्य भी कितना पक्षपाती है। ईश्वर ने उन्हें न केवल अद्वितीय रूप दिया है, बल्कि बुद्धि और कौशल में भी वे सबसे आगे हैं। उनके सामने खड़े होने पर भी डर लगता है, दूसरे छात्र ने ईर्ष्या और सम्मान के मिले जुले भाव से उत्तर दिया। भीड़ में चर्चाओं का बाजार गर्म था। मैंने सुना है कि रुद्रांश ज्येष्ठ ने तत्व विश्लेषण, एलिमेंटल एनालिसिस, रणनीतिक अंतर्ज्ञान, कॉम्बैट इंट्यूशन और यहाँ तक कि अत्यंत कठिन प्राकृतिक आत्मीयता, नेचुरल एफिनिटी जैसे विषयों में महारत हासिल कर ली है। स्वयं प्रधानाचार्य ने भविष्यवाणी की है कि रुद्रांश या तो कोई विशेष योद्धा बनेंगे या फिर शायद कोई अद्वितीय गुप्त पद प्राप्त करेंगे, जिसकी कल्पना भी किसी ने न की हो। रुद्रांश इन प्रशंसाओं और फुसफुसाहटों का अभ्यस्त हो चुका था। वह न तो गर्व से फूला और न ही विचलित हुआ। जब आप शिखर पर होते हैं तो शोर सुनाई देना बंद हो जाता है। तभी उसके कंधे पर पीछे से एक भारी हाथ पड़ा। रुद्रांश ने मुड़कर देखा तो उसे एक गोलमटोल चेहरा दिखाई दिया, जिस पर घबराहट के साफ निशान थे। ये वीर था, रुद्रांश का सबसे करीबी मित्र और सहपाठी। भाई रुद्रांश, ये संस्कार शुरू होने ही वाला है और मेरी घबराहट के मारे हालत खराब है। मुझे लगता है कि मैं अभी यही लघुशंका कर दूंगा, वीर ने कांपती आवाज में कहा। उसकी टांगें आपस में टकरा रही थीं। रुद्रांश ने उसकी ओर देखा और अपनी हंसी दबाते हुए शांत स्वर में कहा, संयम रखो वीर। अगर तुमने यह अवसर गंवा दिया तो जीवन भर पछताओगे। ये तुम्हारे पूरे अस्तित्व का सवाल है। उसने वीर के कंधे को मजबूती से पकड़ा। डरो मत। क्या मैंने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से युद्ध कौशल का अभ्यास नहीं कराया? तुम्हारी कक्षा की रैंकिंग शीर्ष 10 में है। एक कुशल योद्धा वॉरियर बनना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। रुद्रांश के शब्दों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वीर, जो दूसरों की बातों को हंसकर टाल देता था, रुद्रांश की बात सुनकर थोड़ा शांत हुआ। उसे लगा जैसे उसके शरीर में नई ऊर्जा आ गई हो। शीर्ष 10? हाँ भाई, तुमने सही कहा, वीर ने अपनी छाती चौड़ी करते हुए कहा। अगर मैं गलती से रणबांकुरा बर्ज़र्कर बन गया तो मज़ा आ जाएगा। मेरे माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा और हम एक शानदार जीवन जी सकेंगे। वीर की आंखों में चमक थी, जो आर्यावर्त के हर युवा की आंखों में होती है। पद परिवर्तन की दुनिया श्रेणियों में बनती थी। पिरामिड के शीर्ष पर थे गुप्त पद और दुर्लभ योद्धा। उनके नीचे आते थे सामान्य युद्ध पद, महारथी, मेज, धनुर्धर, आचर, योद्धा, वॉरियर। दूसरी श्रेणी में थे सहायक पद, शस्त्रशिल्पी, ब्लैकस्मिथ, रसशास्त्री, एल्केमिस्ट। और सबसे नीचे थे जीवन कौशल पद, पाकशास्त्री, शेफ, खनिक, माइनर, जड़ी बूटी विशेषज्ञ, हर्बलिस्ट। हालांकि एक बार पद मिलने के बाद व्यक्ति साधारण जनमानस से ऊपर उठ जाता था। एक साधारण रसोइया और एक पाकशास्त्री पदधारी में जमीन आसमान का अंतर था। पदधारी पाकशास्त्री द्वारा बनाया गया भोजन योद्धाओं की शक्ति एट्रीब्यूट पॉइंट्स को क्षण भर में बढ़ा सकता था और उनके घाव भर सकता था, जबकि साधारण भोजन केवल पेट भरता था। वीर जिस रणबांकुरा पद की बात कर रहा था, वह एक अत्यंत शक्तिशाली और गुप्त श्रेणी थी। वीर की अब तक की क्षमताओं को देखते हुए इसकी संभावना कम थी, लेकिन सपने देखने पर कोई पाबंदी नहीं थी। वीर ने ईर्ष्या भरे स्वर में रुद्रांश से कहा, भाई, मैं तो बस तुम्हारी आधी योग्यता चाहता था। फिर तो मुझे गुप्त पद न सही, कम से कम एक दुर्लभ श्रेणी तो पक्का मिल जाती। इससे पहले कि रुद्रांश कुछ कह पाता, वीर की नज़र पीछे कतार में खड़े एक युवक पर पड़ी। वीर ने मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, रुद्रांश, जरा पीछे देखो। आर्याव के दांत गुस्से में पिस रहे हैं। उसे देखकर लग रहा है कि वह तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। रुद्रांश ने धीरे से अपना सिर घुमाया और कतार के अंत की ओर देखा। वहां आर्याव खड़ा था, जो सूर्यवंशम के एक प्रभावशाली और समृद्ध घराने चौहान वंश का वारिस था। आर्याव बचपन से ही सुख सुविधाओं और असीमित संसाधनों के बीच पला बड़ा था। वह खुद को जन्मजात प्रतिभाशाली मानता था, लेकिन जब से उसने इस विद्यालय में प्रवेश लिया था, रुद्रांश नामक एक साधारण कुल के युवक ने उसके अहंकार को बार बार ठेस पहुंचाई थी। हर परीक्षा में, हर अभ्यास में रुद्रांश प्रथम आता और आर्याव हमेशा दूसरे स्थान पर रह जाता। इसी कारण उसे विद्यालय में सदा द्वितीय, पेरेनियल सेकंड प्लेस का उपनाम मिल गया था। दोनों की नजरें मिलीं। आर्याव का चेहरा क्रोध और ईर्ष्या से काला पड़ गया। उसने दबी आवाज में जहर उगलते हुए कहा, ज्यादा खुश मत हो रुद्रांश। आज तुम्हारी किताबी पढ़ाई काम नहीं आएगी। सावधान रहना, कहीं तुम्हें कोई कचरा पद न मिल जाए। एक साधारण कुल के व्यक्ति की औकात अंत में धूल के बराबर ही होती है। आर्याव के शब्द दुर्भावना से भरे थे। उसे अपने ऊंचे वंश और पूर्वजों के पराक्रम पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि भाग्य केवल अमीरों और शक्तिशाली वंशों का साथ देता है। यही वह अमिट खाई है जिसे तुम जैसे सामान्य लोग कभी पार नहीं कर सकते। आर्याव ने उपहास करते हुए कहा। उसी क्षण मुख्य मंच पर प्रधानाचार्य अपनी गद्दी से खड़े हुए। उनकी आवाज जादुई शक्ति माना से ओतप्रोत थी, जो बिना किसी लाउडस्पीकर के पूरे प्रांगण में गूंज उठी।
सावधान, पद परिवर्तन संस्कार की समस्त तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। सभी तृतीय वर्ष के छात्र क्रमबद्ध होकर शक्ति वेदी की ओर प्रस्थान करें। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। केवल हवा के झोंकों और दूर कहीं बजते शंख की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यह महान क्षण आपके भाग्य का निर्धारण करेगा। इसे पूरी श्रद्धा और गंभीरता के साथ स्वीकार करें। प्रधानाचार्य ने अपनी बाहें फैलाते हुए घोषणा की, मैं घोषित करता हूँ, पद परिवर्तन संस्कार आधिकारिक रूप से आरंभ होता है। जैसे ही प्रधानाचार्य के शब्द गूंजे, वेदी के चारों ओर स्थापित प्राचीन शिलाओं से नीली और सुनहरी रोशनी निकलने लगी। हवा में बिजली की सी कौंध दौड़ गई। छात्रों के दिलों की धड़कनें अब ढोल की थाप की तरह तेज हो गई थीं। रुद्रांश ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे महसूस हो रहा था कि उसके भीतर कुछ जाग रहा है, कुछ ऐसा जो सदियों से सोया हुआ था। रुद्रांश की नज़रें उस रोशनी की ओर थीं। वह जानता था कि आज से उसकी कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि कुछ ऐसा बनने वाला था जिसकी दहाड़ से पूरा आर्यावर्त कांप उठेगा। उसके मन में बस एक ही विचार कौंधा, प्रलयकारी हरित महानाग। क्या तुम मेरा आह्वान सुन रहे हो? अध्याय 2, विस्मयकारी दृश्य, अनंत पशुओं की छाया। भार्गव, पद परिवर्तन पूर्ण। पद, जीवन कौशल, लौह शिल्पी ब्लैकस्मिथ। अभिषेक, पद परिवर्तन पूर्ण। पद, जीवन कौशल, पाक शास्त्री शेफ। प्रियांशु, पद परिवर्तन पूर्ण। पद, सहायक, मंत्र विशारद अंचांटर। शक्ति चक्र संस्कार को शुरू हुए 1 घंटे से अधिक का समय बीत चुका था, लेकिन अब तक एक भी छात्र ने युद्ध श्रेणी कॉम्बैट प्रोफेशन का पद प्राप्त नहीं किया था। मंच पर बैठे विद्यालय के वरिष्ठ आचार्यों और प्रधानाचार्य के चेहरों पर चिंता और निराशा की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। यदि यही हाल रहा तो इस वर्ष सूर्यवंशम उच्च विद्यालय की प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती थी। मंच के नीचे खड़े अन्य छात्र, जो अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे, पसीने से तरबतर थे। उनकी घबराहट का स्तर इतना बढ़ गया था कि हवा में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। ... अगली प्रत्याशी, कक्षा 6, तृतीय वर्ष ईशानी। घोषणा होते ही पूरे प्रांगण की निगाहें एक साथ एक दिशा में मुड़ गईं। भीड़ के बीच से एक अत्यंत सुंदर और शालीन युवती बाहर निकली। ईशानी सूर्यवंशम विद्यालय की 3 महान प्रतिभाओं में से एक, जिसे विद्यालय की राजकुमारी कहा जाता था। उसका जन्म एक अत्यंत प्रभावशाली और समृद्ध कुलीन परिवार में हुआ था। अद्भुत सौंदर्य, प्रखर बुद्धि और जन्मजात प्रतिभा, ऐसा लगता था जैसे नियति ने उसके जन्म के समय ही उसके सिर पर गौरव के कई मुकुट सजा दिए थे। हजारों आंखों की निगरानी में ईशानी के सुंदर मुखमंडल पर घबराहट की एक हल्की सी लकीर उभरी, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जलते हुए शक्ति चक्र के भीतर कदम रखा। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। हे शिव, यह क्या है? चमत्कार! देखो, आकाश की ओर देखो! पूरा प्रांगण शोर से गूंज उठा। जैसे ही ईशानी ने वेदी के केंद्र में कदम रखा, शक्ति चक्र से प्रकाश का एक विशाल सागर उमड़ पड़ा। श्वेत और स्वर्ण रंग की पवित्र रश्मियां उल्कापिंडों की तरह स्वर्ग से नीचे उतरने लगीं। वे किरणें आपस में गुंथकर एक दैवीय शक्ति ग्रंथ के रूप में परिवर्तित हो गईं और फिर एक तीव्र हुं की ध्वनि के साथ ईशानी के शरीर में विलीन हो गईं। इस वर्ष के संस्कार में यह पहला दिव्य संकेत अनोमली था। मंच पर प्रधानाचार्य अचानक खड़े हो गए, उनकी आंखों में उत्साह की ज्वाला धधक रही थी। ईशानी, पद परिवर्तन पूर्ण। दुर्लभ पद, दिव्य प्रकाश, मांत्रिक लाइट मेज। घोषणा होते ही लोग स्तब्ध रह गए। अद्भुत! जैसा कि उम्मीद थी, सूर्यवंशम की गौरव ईशानी ने दुर्लभ पद प्राप्त किया है। अब वह अपनी दिव्य शक्ति से युद्ध के मैदान में जीवन का संचार करेगी। प्रशंसा और विस्मय के स्वर हर तरफ से आने लगे। प्रधानाचार्य के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान खिल गई। ईशानी शांत लेकिन उत्साहित कदमों से मंच से नीचे उतरी। दुर्लभ पद प्राप्त करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी, यह उसे समाज के शीर्ष 1% लोगों में शामिल करता था। अपनी खुशी के बीच ईशानी की नज़रों ने भीड़ को चीरते हुए अनजाने में रुद्रांश की दिशा में देखा। उसके मन में एक ही जिज्ञासा थी, इसका पद क्या होगा? ईशानी जानती थी कि भले ही उसे और आर्याव को प्रतिभाशाली माना जाता हो, लेकिन सत्य ये था कि प्रथम स्थान हमेशा रुद्रांश का ही रहता था। उसे दृढ़ विश्वास था कि रुद्रांश का पद उससे कम नहीं होगा। शायद वह किसी गुप्त श्रेणी का पद प्राप्त कर ले। संस्कार जारी रहा। ईशानी की उपलब्धि के बाद आने वाले अधिकांश छात्रों के पद साधारण ही रहे। कुछ को जीवन कौशल पद मिले तो वे निराशा के सागर में डूब गए। कुछ को युद्ध पद मिले, लेकिन वे इतने सामान्य थे कि भीड़ ने तालियां बजाने की जहमत भी नहीं उठाए। ... आर्या, पद परिवर्तन पूर्ण। पद, प्रचंड वायु धनुर्धर गले आच। जैसे ही यह नाम पुकारा गया, समारोह एक बार फिर रोमांच के चरम पर पहुंच गया। भले ही यह दुर्लभ श्रेणी नहीं थी, लेकिन वायु धनुर्धर युद्ध पदों में एक उच्च स्तरीय श्रेणी मानी जाती थी। चर्चा शुरू हो गई कि यह पद साधारण धनुर्धर से कहीं अधिक घातक है, क्योंकि इसमें बाणों की गति और पुनः प्रहार कूलडाउन की शक्ति 50% अधिक होती है। धिक्कार है!
आर्याव, जो मंच से नीचे उतर रहा था, का चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। वह खुद को रुद्रांश और ईशानी से कम नहीं समझता था, फिर भी उसे कोई दुर्लभ पद नहीं मिला। सबसे अधिक उसे इस बात का दुख था कि उसके संस्कार के दौरान कोई दिव्य संकेत नहीं दिखा। आर्याव की नज़र अचानक रुद्रांश से टकराए। रुद्रांश का चेहरा शांत था, लेकिन आर्याव को उसकी आंखों में उपहास और तिरस्कार नजर आया। ईर्ष्या की आग ने उसके विवेक को जला दिया। ज्यादा इतराओ मत, आर्याव ने पास से गुजरते हुए धीरे से फुसफुसाया। अगर तुम्हें कोई साधारण लौह शिल्पी जैसा पद मिला तो जीवन भर मेरे जूतों की धूल साफ करोगे। रुद्रांश ने उसकी बात सुनकर भी अनसुना कर दिया। उसने अपना ध्यान आर्याव की तरफ से ऐसे हटा लिया जैसे वह कोई जड़ वस्तु हो। यह उपेक्षा आर्याव के लिए किसी जहर से कम नहीं थी। दोपहर ढलने को थी। अंततः रुद्रांश की कक्षा की बारी आई। वीर पद परिवर्तन पूर्ण पद योद्धा वॉरियर। वीर खुशी के मारे मंच से किसी वनमानुष की तरह कूदते हुए नीचे आया और रुद्रांश को गले लगा लिया। भाई रुद्रांश, मैंने कर दिखाया। अब से मैं तुम्हारा सबसे वफादार साथी हूँ। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। वीर खुशी से झूम रहा था। रुद्रांश ने भी अपने मित्र की सफलता पर उसे बधाई दी। अब वह क्षण आ गया जिसका इंतजार न केवल विद्यालय बल्कि पूरे नगर को था। तृतीय वर्ष, तृतीय कक्षा, रुद्रांश। जैसे ही यह नाम पुकारा गया, प्रांगण में मौजूद 90% लोगों की सांसें थम गईं। प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र, जो पहले ही पद प्राप्त कर चुके थे, आचार्य, निदेशक और स्वयं प्रधानाचार्य, सबकी आंखें रुद्रांश पर जम गईं। रुद्रांश एक मधुर मुस्कान के साथ वसंत की हवा की तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ मंच की ओर बढ़ा और शक्ति चक्र के केंद्र में खड़ा हो गया। धमाका! अगले ही क्षण एक ऐसा दिव्य संकेत उत्पन्न हुआ जो ईशानी के संकेत से 100 गुना अधिक विशाल था। हजारों लोगों का हुजूम मंत्रमुग्ध होकर देखता रह गया। प्रकाश का एक ऐसा स्तंभ फूटा जिसका व्यास कई मीटर चौड़ा था और जो सीधा स्वर्ग को चीरता हुआ ऊपर चला गया। उस प्रकाश पुंज के भीतर से शून्य में भयानक पशुओं की छायाएं उभरने लगीं। अनंत जीवों का समागम। आकाश उन छायाओं से ढक गया। सूर्य की रोशनी ओझल हो गई। हजारों की संख्या में महानाग, सिंह, व्याघ्र और विशालकाय पक्षी आकाश में मंडराने लगे। यह कोई सामान्य संकेत नहीं था, यह एक साक्षात चमत्कार था। उन धुंधले चित्रों से एक ऐसी भयानक शक्ति और दबाव, प्रेशर निकल रहा था जिसने प्रांगण में खड़े लोगों के घुटने टिका दिए। दहाड़! एक समय पर उन हजारों छायाओं ने एक साथ गर्जना की। वह दहाड़ इतनी शक्तिशाली थी कि पृथ्वी कांप उठी और आकाश दरकने लगा। मंच के नीचे खड़े हजारों लोग जड़वत हो गए थे। प्रधानाचार्य का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया, जैसे उनके शब्द खो गए हों। ऐसा दिव्य संकेत! प्रधानाचार्य की आवाज कांपी। क्या कोई परम गुप्त पद, हिडन प्रोफेशन प्रकट होने वाला है? ईर्ष्या, आश्चर्य और विस्मय की लहर पूरे विद्यालय में दौड़ गई। आर्याव का दिल खून के आंसू रो रहा था। उसे अपनी हार साफ दिख रही थी। तभी आकाश में मंडराती वे हजारों छायाएं प्रकाश की बूंदों में बदलकर रुद्रांश के शरीर में समाने लगीं। रुद्रांश का शरीर चमकने लगा। तभी घोषणा हुई, रुद्रांश पद परिवर्तन पूर्ण। पद पशु स्वामी, बीस्ट मास्टर। सन्नाटा। वह भीड़ जो अभी तक उत्तेजना के चरम पर थी, अचानक ऐसे शांत हो गई जैसे किसी ने बारूद के ढेर पर पानी डाल दिया हो। एक पल बाद फुसफुसाहट और फिर ठहाकों का शोर मच गया। पशु स्वामी, केवल एक साधारण युद्ध पद? ये कैसे संभव है? इतना विशाल दिव्य संकेत और परिणाम इतना तुच्छ। पशु स्वामी का पद युद्ध पदों में सबसे कमजोर माना जाता था, क्योंकि यह अपनी शक्ति के लिए पूरी तरह से पालतू जानवरों पर निर्भर होता था। यदि आपके पास शक्तिशाली जानवर नहीं है तो आप एक साधारण मनुष्य से बेहतर नहीं हैं। रुद्रांश खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। भीड़ उसे असफल मान रही थी, लेकिन उसे पता था कि उन हजारों पशुओं की छायाओं ने उसके भीतर क्या बीज बोया है। आर्याव की हंसी पूरे मैदान में गूंज रही थी। पशु स्वामी! रुद्रांश, अब तुम कुत्तों और बिल्लियों को नचाकर अपना पेट पालना। लेकिन रुद्रांश के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने अपने भीतर उस प्रलयकारी हरित महानाग की पहली सुगबुगाहट महसूस की थी। अध्याय 3, एसएसएस श्रेणी प्रतिभा, अनंत जीवों का अनुराग। आशा जितनी विशाल होती है, वास्तविकता का तमाचा उतना ही गहरा होता है। मंच के ऊपर और नीचे सन्नाटा पसर गया। हर कोई अवाक था। कुछ क्षणों के लिए लोगों को इस परिणाम पर विश्वास करना कठिन हो गया। यह न केवल अप्रत्याशित था, बल्कि इसमें कोई तर्क भी नजर नहीं आ रहा था। रुद्रांश, सूर्यवंशम उच्च विद्यालय का सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ छात्र, जिसका पहला पद परिवर्तन केवल एक साधारण पशु स्वामी, बीस्ट मास्टर है। यदि वह विस्मयकारी दिव्य संकेत न दिखा होता तो शायद लोग इस परिणाम को कड़वा घूंट समझकर पी लेते। लेकिन अभी कुछ पल पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवता अवतरित होने वाला है। प्रधानाचार्य को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके ऊपर बर्फ जैसा ठंडा पानी डाल दिया हो। उनका संयम पूरी तरह से डगमगा गया। आप इस तरह भावनाओं के साथ नहीं खेल सकते।
एक क्षण आप बादलों के ऊपर हैं और अगले ही पल आप धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं। ये तो सरासर अन्याय है। प्रधानाचार्य के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी, लेकिन विद्यालय के प्रमुख होने के नाते वे केवल अपनी कड़वाहट पीकर रह गए और चुपचाप अपनी गद्दी पर वापस बैठ गए। उनकी तुलना में दूसरों की प्रतिक्रियाएं बहुत अधिक प्रत्यक्ष थीं। निदेशकों और आचार्यों के चेहरे उतर गए थे। उनकी नज़रों में अब रुद्रांश के लिए सम्मान नहीं, बल्कि एक तरह का दोषारोपण था, जैसे उसने उनकी उम्मीदें तोड़कर कोई अपराध किया हो। नए छात्रों की कतारों में कुछ लोग दबी हंसी हंस रहे थे। उन्हें एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को अर्श से फर्श पर आते देख बड़ा आनंद आ रहा था। वहीं कुछ अन्य लोग अफसोस जता रहे थे, उनकी आंखों में रुद्रांश के लिए केवल सहानुभूति और दया थी। भीड़ में सबसे जोर से और सबसे खुशी के साथ जो हंस रहा था, वह निश्चित रूप से आर्याव था। वह इतनी जोर से हंस रहा था कि अपनी जांघें पीटने लगा था। पशु स्वामी, क्या बात है, मजा आ गया। एक साधारण युद्ध पद जो क्षमता के मामले में मेरे प्रचंड वायु धनुर्धर के आसपास भी नहीं है। अंततः अपनी औकात पर आ ही गए। एक मिट्टी का ढेला कभी हीरा नहीं बन सकता। आर्याव की आंखों में दुर्भावना भरी थी। उसकी बातें पूरी तरह निराधार भी नहीं थीं। ये जगजाहिर था कि पशु स्वामी का पद सबसे अधिक धन खर्च कराने वाला पद है। ये व्यावहारिक रूप से केवल समृद्ध कुलीन परिवारों के बच्चों के लिए होता था। और रुद्रांश, वह एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। मुझे तो डर है कि रुद्रांश एक साधारण कुत्ता पालने का खर्चा भी नहीं उठा पाएगा। इस पद के साथ वह मेरा मुकाबला कैसे करेगा? इसके अलावा एक पशु स्वामी को शिकार से मिलने वाला अनुभव एक्सपीरियंस अपने पालतू जीव के साथ बांटना पड़ता है। बिना किसी शक्तिशाली जीव के रुद्रांश का स्तर लेवल कभी नहीं बढ़ेगा। वह समाप्त हो चुका है। आर्याव ने मन ही मन दुर्भावनापूर्ण विचार किए। आर्याव की कड़वाहट भरी बातें सत्य के काफी करीब थीं। इस दुनिया में पशु स्वामी वास्तव में सबसे महंगा पद है। बिना परिवार के संसाधनों और स्वर्ण मुद्राओं के इस पद के साथ आगे बढ़ना एक दिवास्वप्न जैसा था। उसी समय मंच पर पद परिवर्तन पूर्ण हो चुका था, लेकिन रुद्रांश शक्ति चक्र से बाहर निकलने में देरी कर रहा था। लोग समझ रहे थे कि वह सदमे में है, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। उसके सामने उसके निजी सूचना पटल इन्फॉर्मेशन पैनल पर सूचनाओं की एक बाढ़ आ गई थी। बधाई हो, आपका पद परिवर्तन पशु स्वामी के रूप में पूर्ण हुआ। बधाई हो, आपको पशु स्वामी का विशेष मायावी जीव स्थान 20 टेमिंग स्पेस प्राप्त हुआ। बधाई हो, आपने पशु स्वामी के विशेष कौशल सीख लिए हैं, पशु वशीकरण कला, अनुबंध आह्वान और जीव नियंत्रण आरोग्य तकनीक। बधाई हो, आपने एसएसएस श्रेणी प्रतिभा जागृत की है, अनंत जीवों का अनुराग 10,000 बीस्ट्स फेवर। बधाई हो, आपने दिव्य प्रतिभा जागृत की है, रक्त वंश जागरण ब्लडलाइन अवेकनिंग और रक्त वंश पहचान तकनीक प्राप्त की। बधाई हो, आपने दिव्य प्रतिभा जागृत की है, विशेषता निष्कर्षण कैरेक्टरिस्टिक एक्सट्रैक्शन। रुद्रांश के मस्तिष्क में गूंजती इन सूचनाओं ने उसके हृदय में एक तूफान पैदा कर दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका शरीर हल्का सा कांपने लगा। मंच के नीचे खड़ी उसकी कक्षा की आचार्या किरण, जो रुद्रांश के गुरु की पत्नी भी थी, ने जब उसे इस स्थिति में देखा तो उन्हें लगा कि रुद्रांश लोगों के उपहास से टूट गया है। वे तुरंत मंच पर आई और अत्यंत ममतामयी स्वर में बोली, रुद्रांश पुत्र, मुझे तुम पर हमेशा विश्वास रहा है। ज्यादा मत सोचो, नीचे आओ। यदि तुम्हें जीव खरीदने के लिए धन की आवश्यकता है तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम पहले अपनी प्रतिभा की श्रेणी टैलेंट ग्रेड जांचो। यदि तुम्हारी प्रतिभा बेजोड़ श्रेणी तक पहुंचती है तो तुम विद्यालय की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हो। डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आचार्य किरण की आंखों में ईमानदारी और ममता थी। वे उस छात्र को देख रही थीं जिस पर उन्हें कभी गर्व था। वे अब भी मानती थीं कि रुद्रांश कोई चमत्कार कर सकता है, क्योंकि इस छात्र का नाम रुद्रांश था। रुद्रांश अपनी उत्तेजना से बाहर आया। उसने आचार्य की ममता को महसूस किया और उसे लगा कि उसे अपनी शक्ति का एक छोटा सा अंश उन्हें दिखाना चाहिए। रुद्रांश मंच से नीचे आया और उसने अपना सूचना पटल इस तरह सेट किया कि वह केवल आचार्य किरण को दिखाई दे। उसने अपनी अन्य दिव्य शक्तियों को छिपा लिया और केवल अपनी मुख्य एसएसएस श्रेणी प्रतिभा को उजागर किया। एसएसएस श्रेणी प्रतिभा, अनंत जीवों का अनुराग। प्रभाव, पशु वशीकरण से संबंधित किसी भी कौशल का उपयोग करते समय उसका प्रभाव 1000% बढ़ जाता है। आचार्य किरण की आंखों की पुतलियां सुई की नोक की तरह सिकुड़ गईं। उनके चेहरे पर ऐसा खौफ और आश्चर्य था जैसे उन्होंने साक्षात ईश्वर देख लिया हो। एसएसएस श्रेणी। उन्होंने अपनी आंखों को 3 बार मलकर देखा। उन्हें लगा कि कहीं वे सपना तो नहीं देख रहीं। उनकी घबराहट और खुशी का ठिकाना न रहा। वे अचानक लड़खड़ाईं और लगभग गिरने ही वाली थीं। हे भगवान, यह क्या देख लिया मैंने? उनके मुंह से हजारों छात्रों और प्रधानाचार्य के सामने एक विस्मयकारी शब्द निकल गया। रुद्रांश ने फुर्ती से आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया। आचार्य किरण को होश आने में थोड़ा समय लगा। यह पागलपन था।
पूरे आर्यावर्त साम्राज्य में एसएसएस श्रेणी प्रतिभा वाले लोगों को उंगलियों पर गिना जा सकता था। ऐसे लोग जहां भी जाते हैं इतिहास बदल देते हैं। आचार्य किरण ने खुद को संभाला। उनके दिमाग में बिजली की गति से विचार दौड़ने लगे। नहीं, मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती। यह एसएसएस श्रेणी है। हे महादेव, यदि यह खबर फैल गई तो रुद्रांश का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। कई लोग उसकी शक्ति से डरेंगे और उसे समाप्त करने की कोशिश करेंगे। हजारों आंखों के सामने आचार्य किरण का चेहरा उत्तेजना से लाल हो गया था। उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखा और जोर से चिल्लाकर बोली, बी श्रेणी की प्रतिभा। ठीक है, मानक के अनुसार है। बहुत अच्छा रुद्रांश, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी छात्रवृत्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से आवेदन करूंगी। भीड़ में एक बार फिर सुगबुगाहट हुई। सिर्फ बी श्रेणी की प्रतिभा। हा, रुद्रांश, मैं आखिरकार तुमसे आगे निकल गया। मेरा पद भले ही दुर्लभ न हो, लेकिन मेरी प्रतिभा ए श्रेणी की है। तुम अब भी मुझसे नीचे हो। कतार में खड़े आर्याव का चेहरा गर्व से फूल गया। आर्याव के लिए रुद्रांश का केवल बी श्रेणी का होना उसे कचरे के बराबर साबित करने के लिए काफी था। उसे नहीं पता था कि रुद्रांश और आचार्य किरण ने मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई को छिपा लिया है। रुद्रांश चुपचाप मुस्कुराया। उसे पता था कि जब वह अपने प्रलयकारी हरित महानाग को बुलाएगा तब इन श्रेणियों का कोई मोल नहीं रह जाएगा। अध्याय 4, दिव्य प्रतिभाएं। एक से बढ़कर एक शक्तिशाली। रुद्रांश विद्यालय के गलियारों से होते हुए मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहा था। उसके चारों ओर छात्रों की भीड़ थी। कोई अपनी नई शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा था तो कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। लेकिन रुद्रांश का ध्यान केवल अपने सामने तैरते उस पारदर्शी सूचना पटल एट्रीब्यूट पैनल पर था जिसे केवल वह देख सकता था। नाम, रुद्रांश। पद, पशु स्वामी बीस्ट मास्टर। स्तर 10। चतुष्कोणीय गुण एट्रीब्यूट्स, शक्ति 20, काया 20, बुद्धि 19, चपलता 18। प्रतिभाएं, अनंत जीवों का अनुराग एसएसएस श्रेणी, रक्त वंश जागरण दिव्य श्रेणी, विशेषता निष्कर्षण दिव्य श्रेणी। कौशल, पशु वशीकरण कला एस, जीव नियंत्रण आरोग्य तकनीक भी, रक्त वंश पहचान तकनीक दिव्य, अनुबंध आह्वान भी। अवितरित गुण अंक 0, अवितरित कौशल अंक 0। आचार्य किरण से विदा लेकर रुद्रांश एकांत की तलाश में था। जैसे ही उसने अपनी 3 दिव्य प्रतिभाओं के विवरण को विस्तार से खोला, उसका हृदय जोर से धड़कने लगा। सबसे पहले उसने रक्त वंश जागरण को देखा। रक्त वंश जागरण दिव्य श्रेणी, आप अपने पालतू जीव के भीतर छिपे हुए गुप्त रक्त वंश को पूरी तरह से सक्रिय कर सकते हैं, जिससे वह सीधे अपने परम रूप फाइनल फॉर्म में विकसित हो सकता है। विशेष टिप्पणी 1, इस प्रतिभा के साथ आपको रक्त वंश पहचान तकनीक स्वतः प्राप्त होगी। 2, रक्त वंश पहचान तकनीक, ये किसी भी जीव के भीतर छिपी गुप्त वंशावली की जानकारी का पता लगा सकती है। अविश्वसनीय, ये तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। रुद्रांश के मुंह से अनायास ही निकल गया। आर्यावर्त के इस नए युग में किसी जीव के रक्त वंश का पता लगाना लगभग असंभव था। उदाहरण के लिए, एक साधारण कठोर शल की छिपकली को लीजिए। हजारों में से शायद ही किसी एक छिपकली के भीतर प्राचीन पाताल धरती नाग का रक्त छिपा हो। यदि किसी पशु स्वामी को ये जानना हो तो उसे शाही नगर की बड़ी प्रयोगशालाओं में लाखों स्वर्ण मुद्राएं खर्च करनी पड़ती थीं और तब भी परिणाम सटीक नहीं होते थे। लेकिन रुद्रांश के लिए ये केवल एक नज़र का काम था। वह किसी भी साधारण से दिखने वाले जीव में छिपे देवत्व या असुरत्व को पहचान सकता था, और उससे भी बड़ी बात, वह उसे सीधे उसके सबसे शक्तिशाली रूप में विकसित कर सकता था। उसने दूसरी दिव्य प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित किया। विशेषता निष्कर्षण दिव्य श्रेणी, आप अपने पालतू जीव की किसी भी प्रतिभा या कौशल को स्वयं के लिए निकाल, एक्सट्रैक्ट और प्राप्त कर सकते हैं। विशेष टिप्पणी 1, प्रत्येक पालतू जीव से केवल 3 प्रतिभाएं या कौशल निकाले जा सकते हैं। 2, इसके लिए जीव की वफादारी और अनुराग 100% होना अनिवार्य है। यह विवरण पढ़कर रुद्रांश की आंखों में एक चमक आ गई। पूरी दुनिया जानती थी कि पशु स्वामी का सबसे बड़ा दोष क्या है, उनकी अपनी शारीरिक कमजोरी। युद्ध के मैदान में यदि शत्रु पशु स्वामी के पालतू जीव को चकमा देकर सीधे स्वामी पर हमला कर दे तो खेल खत्म। लेकिन विशेषता निष्कर्षण के साथ रुद्रांश अब केवल एक कमांडर नहीं रहेगा। यदि उसके पास एक ऐसा नाग है जिसकी त्वचा वज्र जैसी कठोर है, तो वह उस विशेषता को निकालकर अपनी त्वचा को भी वज्र जैसा बना सकता है। यदि उसके पास गरुड़ है जिसकी दृष्टि मीलों दूर तक जाती है, तो वह दृष्टि रुद्रांश की हो सकती है। अब मुझे कोई मुद पैर मड लेग कहकर पुकारने की हिम्मत नहीं करेगा, रुद्रांश ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए सोचा। तभी उसके मायावी यंत्र फोन पर एक संदेश की ध्वनि गूंजी। स्वर्णकोश बैंक अलर्ट, सूर्यवंशम उच्च विद्यालय द्वारा आपके खाते अंतिम अंक 9898 में 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं एसएसएस श्रेणी छात्रवृत्ति के रूप में जमा की गई हैं। वर्तमान शेष 5000 स्वर्ण मुद्राएं। रुद्रांश के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। आचार्य किरण ने अपना वादा निभाया।
धन के हस्तांतरण की गति वास्तव में सराहनीय है। आर्यावर्त में स्वर्ण मुद्राएं ही सबसे बड़ी ताकत थीं। हालांकि इससे ऊंची मुद्रा दिव्य स्फटिक होली क्रिस्टल्स भी थी, जहां एक स्फटिक की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर होती थी, लेकिन एक छात्र के लिए 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं किसी खजाने से कम नहीं थीं। रुद्रांश अब निर्धन नहीं रहा था। इस धन से वह न केवल अपने लिए एक सुरक्षित स्थान ले सकता था, बल्कि उन दुर्लभ जीवों को भी खरीद सकता था जिन्हें आम लोग केवल कहानियों में सुनते थे। आधुनिक आर्यावर्त में, जहां वास्तुकार आर्किटेक्ट जैसे पदधारी लोग एक ही दिन में मंत्रों की सहायता से भव्य महल खड़े कर सकते थे, वहां जमीन और मकानों की कीमतें काफी गिर चुकी थीं। रुद्रांश ने शहर के एक शांत कोने में 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर एक आलीशान स्वतंत्र प्रासाद विला खरीदा। बाकी का धन उसने अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए बचा कर रखा, एक योग्य पालतू जीव की खोज। वीर परीक्षा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में केवल 15 दिन शेष थे। आर्यावर्त की 5 सबसे बड़ी योद्धा अकादमियों में प्रवेश पाने के लिए केवल प्रतिभा पर्याप्त नहीं थी, उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था। रुद्रांश तुरंत सूर्यवंशम शहर के सबसे बड़े व्यापारिक बाजार की ओर चल पड़ा। सूर्यवंशम व्यापार बाजार, पूर्व जिला। ये स्थान व्यापार की धड़कन था। यहाँ शस्त्रों से लेकर दिव्य औषधियों तक और साधारण घोड़ों से लेकर हिंसक राक्षसों तक सब कुछ बिकता था। रुद्रांश छोटे मोटे स्टालों पर नहीं रुका। उसकी मंजिल थी अनंत जीव दीर्घा 100 बीस्ट्स पवेलियन। यह इस क्षेत्र की सबसे प्रतिष्ठित दुकान थी, जहां दुर्लभ श्रेणी के जीव रखे जाते थे। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, सुगंधित अगरबत्तियों और जंगली जानवरों की मिली जुली गंध ने उसका स्वागत किया। एक सुसज्जित सेवक मुस्कुराते हुए आगे आया। प्रणाम महोदय, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या आप युद्ध श्रेणी के आक्रामक जीव की तलाश में हैं या घरेलू रक्षक जीव की? सेवक ने विनम्रता से पूछा। युद्ध श्रेणी के जीव विशाल और हिंसक होते थे, जबकि रक्षक जीव छोटे और शांत स्वभाव के। मेरा नाम रुद्रांश है, उसने शांत स्वर में कहा। मैं स्वयं देखना चाहूंगा, मुझे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। रुद्रांश सीधे युद्ध जीव अनुभाग की ओर बढ़ गया। वहां पिंजरों में बंद कई जीव उसे देखकर गुर्रा रहे थे। किसी की आंखों में बिजली सी चमक थी, तो किसी के मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं। वहां अग्निवृश्चिक, फायर स्कॉर्पियन, हिमभेड़िया, आइस वुल्फ और विद्युत व्याघ्र, थंडर टाइगर जैसे कई जीव थे। आम पशु स्वामी इन्हें देखकर ही मोहित हो जाते, लेकिन रुद्रांश की आंखों में रक्तवंश पहचान तकनीक सक्रिय थी। वह देख सकता था कि ये सभी जीव अपने रक्तवंश की अंतिम सीमा तक पहुंच चुके थे। इनमें आगे बढ़ने की क्षमता नहीं थी। वे देखने में शक्तिशाली थे, लेकिन रुद्रांश के लिए वे केवल साधारण थे। तभी उसकी नज़र उस कोने पर पड़ी जहां सबसे सस्ते और बीमार दिखने वाले जीव रखे गए थे। वहां एक छोटा सा मटमैले रंग का सांप एक लोहे के पात्र में पड़ा था। उसकी त्वचा फटी हुई थी और वह मरणासन लग रहा था। दुकान के अन्य लोग उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे थे, लेकिन रुद्रांश की आंखों के सामने उस सांप के ऊपर जो सूचना उभरी, उसने उसके पैरों तले की जमीन खिसका दी। जीव प्रजाति क्षीण हरित सर्प साधारण श्रेणी। छिपा हुआ रक्तवंश प्रलयकारी हरित महानाग परम दिव्य श्रेणी। संभावना, यदि रक्तवंश जागृत किया जाए तो यह विश्व विनाशक शक्ति प्राप्त कर सकता है। रुद्रांश का गला सूख गया। जिस प्रलयकारी महानाग के बारे में उसने केवल प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा था, जिसे देवताओं का वाहन और असुरों का काल कहा जाता था, उसका वंशज यहाँ एक मामूली दुकान के कोने में कौड़ियों के भाव पड़ा था। इसे कोई नहीं खरीदेगा महोदय, सेवक ने पीछे से आकर कहा। उसके स्वर में उपहास था। ये तो कल तक मर जाएगा। आप उस स्वर्ण सिंह को देखिए, वह आपके कद को शोभा देगा। रुद्रांश ने उस छोटे से सांप की ओर हाथ बढ़ाया। नहीं, मुझे यही चाहिए। इसकी कीमत क्या है? सेवक हंस पड़ा। इसका की केवल 10 स्वर्ण मुद्राएं महोदय। लेकिन मेरा विश्वास मानिए, यह आपके पैसे की बर्बादी है। रुद्रांश ने चुपचाप 10 स्वर्ण मुद्राएं निकालीं। उसके भीतर एक अजीब सी उत्तेजना थी। उसे पता था कि आज इस बाजार के एक छोटे से कोने में एक युग का अंत और एक नए प्रलय का आरंभ होने वाला था। जैसे ही उसने उस नन्हे सांप को छुआ, उसके मस्तिष्क में एक गर्जना गूंजी। जागो मेरे महानाग, आर्यावर्त को तुम्हारे पुनर्जन्म का इंतजार है। अध्याय 5 सामर्थ्य से बाहर। अनंत जीव दीर्घा का युद्ध जीव अनुभाग किसी विशाल किले जैसा था। यहाँ का वातावरण भारी और उग्र था। लोहे के विशालकाय पिंजरों में बंद खूंखार जीवों की सांसों की आवाजें गूंज रही थीं। ये उन पालतू जीवों से बिल्कुल अलग थे जो महलों में रानियों की गोद में बैठकर लाड लड़ाते थे। वे जीव जीवन कौशल श्रेणी के थे, जिनका काम केवल मन बहलाना था। लेकिन यहाँ मौजूद जीव युद्ध श्रेणी कॉम्बैट के थे। इन्हें अपने स्वामी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन कालकोठरियों और गुप्त क्षेत्रों में उतरना था जहां काल स्वयं पहरा देता था। रुद्रांश ने एक एक करके पिंजरों के सामने लटकी हुई सूचना पट्टिकाओं को पढ़ना शुरू किया। पालतू जीव रहस्यमयी स्फटिक व्याघ्र मिस्टिक क्रिस्टल मैजिक टाइगर। लिंग नर, स्तर 15, स्तर सीमा 90, प्रकार युद्ध जीव,
रक्तवंश श्रेणी, तृतीय चरण, रहस्यमयी जीव मिस्टिक बीस्ट। चतुष्कोणीय गुण, शक्ति 200, काया 200, बुद्धि 50, चपलता 180। विवरण: ये व्याघ्र अत्यंत हिंसक है। इसकी त्वचा स्फटिक जैसी कठोर है जिस पर तलवार और भालों का असर नहीं होता। इसके पंजे पत्थरों को चीरने और धातुओं को भेदने में सक्षम हैं। मूल्य: 70 लाख स्वर्ण मुद्राएं। जैसे ही रुद्रांश ने पट्टिका के अंत में लिखी कीमत देखी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। 50 लाख स्वर्ण मुद्राओं की छात्रवृत्ति पाकर जो खुशी उसके चेहरे पर थी, वह पल भर में कपूर की तरह उड़ गई। हे महादेव, ये तो मेरी पूरी संपत्ति से भी अधिक महंगा है। अब उसे समझ आया कि विद्यालय के छात्र उसे देखकर क्यों हंस रहे थे। पशु स्वामी का पद वास्तव में धनवानों का खेल था। एक ऐसा जीव जो केवल रहस्यमयी श्रेणी का था और जिसका स्तर भविष्य में केवल 90 तक ही जा सकता था, उसकी कीमत 70 लाख स्वर्ण मुद्राएं थी। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि जीवों की दुनिया में दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं: रक्तवंश श्रेणी और स्तर सीमा। आर्यावर्त में जीवों की श्रेणियों का क्रम कुछ इस प्रकार था: निम्न से उच्च। साधारण जीव, मॉर्टल, जादुई जीव, मैजिक, रहस्यमयी जीव, मिस्टिक, आध्यात्मिक जीव, स्पिरिट, स्रोत जीव, सोर्स, दिव्य जीव, डिवाइन, पावन जीव, सेंट, आदि देव जीव, एंसेस्ट्रल डिवाइन। स्तर 90 की सीमा का अर्थ था कि यह व्याघ्र बिना किसी दुर्लभ औषधि के कभी भी 100वें स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा, जो एक योद्धा के लिए बड़ी बाधा थी। रुद्रांश ने अपनी दिव्य शक्ति रक्तवंश पहचान तकनीक को सक्रिय किया। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी हो गईं। उसने पिंजरे में सो रहे उस व्याघ्र को देखा। प्रजाति: रहस्यमयी स्फटिक व्याघ्र। निर्णय: इस जीव के भीतर दिव्य श्वेत व्याघ्र का कोई भी गुप्त रक्तवंश नहीं पाया गया। अंतिम मूल्यांकन: साधारण तृतीय चरण, रहस्यमयी जीव। रुद्रांश ने एक ठंडी सांस ली। ठीक है, जैसा पट्टिका पर लिखा है, ये वैसा ही है। इसमें कोई छिपा हुआ चमत्कार नहीं है। उसने हार नहीं मानी और बाजार के अन्य जीवों को अपनी दिव्य दृष्टि से टटोलना शुरू किया। पालतू जीव: कवचधारी नाग, छिपकली, आमोर, ड्रैगन लिजर्ड। मूल्य: 90 लाख स्वर्ण मुद्राएं। निर्णय: आध्यात्मिक धरा नाग का कोई गुप्त रक्तवंश नहीं मिला। साधारण पंचम चरण, रहस्यमयी जीव। रुद्रांश आगे बढ़ा। पालतू जीव: विद्युत भेड़िया, लाइटनिंग वुल्फ। मूल्य: 1 करोड़ 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं। रुद्रांश ने अब और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। पालतू जीव: हिम आत्मा पक्षी, फ्रॉस्ट स्पिरिट बर्ड। मूल्य: 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। एक चक्कर लगाने के बाद रुद्रांश को समझ आ गया कि जिस स्फटिक व्याघ्र को वह महंगा समझ रहा था, वह तो इस बाजार का सबसे सस्ता उच्च स्तरीय जीव था। उसके पास केवल 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं शेष थीं। घर खरीदने के बाद वह इस वैभवशाली प्रथम तल पर कुछ भी खरीदने के समर्थ नहीं था। विवश होकर उसने फिर से उसी सेवादार को बुलाया। क्षमा करें, रुद्रांश ने अपनी झिझक छिपाते हुए कहा। क्या यहाँ ऐसे जीव भी हैं जो जादुई जीव, मैजिक बीस्ट श्रेणी के हों? सेवादार का व्यवहार अभी भी विनम्र था। शायद उसने रुद्रांश की आंखों का तेज पहचान लिया था। अवश्य महोदय, कृपया मेरे साथ नीचे चलिए। वे एक लिफ्ट से प्रथम तल के चकाचौंध से निकलकर द्वितीय तल पर आए। यहाँ की सजावट बहुत साधारण थी, लेकिन भीड़, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। हजारों छात्र, जिन्होंने अभी अभी पद परिवर्तन किया था, अपने माता पिता के साथ यहाँ धक्का मुक्की कर रहे थे। रुद्रांश ने ऊपर लटके बोर्ड को देखा, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, किफायती क्षेत्र, अफोर्डेबल जोन। वास्तविकता बहुत कड़वी थी। ऊपरी मंजिलें केवल नगर के सेठों और सामंतों के लिए थीं। असली दुनिया तो इन बेसमेंट की मंजिलों में धड़क रही थी। महोदय, यहाँ आपको जादुई और साधारण मॉर्टल श्रेणी के जीव मिलेंगे। आप इत्मीनान से चयन करें और भुगतान प्रथम तल के काउंटर पर कर दें। यदि जीव बड़ा हुआ तो 5000 स्वर्ण मुद्राओं में हम उसे आपके घर भी पहुंचा देंगे। सेवादार यह कहकर चला गया। रुद्रांश ने किफायती क्षेत्र में प्रवेश किया। यहाँ का शोर कानों को फाड़ रहा था। उसने देखा कि कुछ छात्र अग्नि चिरैया या लौह कछुआ जैसे जीव खरीद रहे थे। साधारण श्रेणी मॉर्टल के जीवों की कीमत 1000 से 10,000 स्वर्ण मुद्राओं के बीच थी। जादुई श्रेणी मैजिक बीस्ट के जीव 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से शुरू हो रहे थे। एक सामान्य परिवार के लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी उम्र भर की कमाई थी, लेकिन वे अपने बच्चों के भविष्य के लिए इसे खर्च करने को तैयार थे। बिना जीव के एक पशु स्वामी युद्ध परीक्षा, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में नहीं बैठ सकता था, क्योंकि वह आत्महत्या के समान था। रुद्रांश की गहरी नजरें हर पिंजरे को चीर रही थीं। वह अपनी रक्तवंश पहचान तकनीक का उपयोग निरंतर कर रहा था, जिससे उसकी आंखों पर थोड़ा दबाव भी पड़ रहा था। कोई तो ऐसा हो जिसमें कुछ विशेष हो, उसने बुदबुदाया। तभी उसकी नज़र उस कोने पर पड़ी जहां सबसे उपेक्षित पिंजरे रखे थे। वहां मृदा सर्प, काष्ठ चूहा और तुच्छ मक्षिका जैसे जीव थे जिन्हें कोई मुफ्त में भी न ले। रुद्रांश एक छोटे से कांच के पात्र के सामने रुक गया। उसके भीतर एक पतला, मटमैला और सुस्त सांप पड़ा था। उस पर लगी पर्ची में लिखा था, लघु हरित सर्प।
जैसे ही रुद्रांश ने अपनी दिव्य दृष्टि उस पर डाली, उसका पूरा शरीर पत्थर की तरह जम गया। उसका हृदय जोर से धड़कने लगा, जैसे कोई प्राचीन नगाड़ा बज रहा हो। पालतू जीव, लघु हरित सर्प, नन्हा हरा सांप। रक्तवंश श्रेणी, निम्न चरण साधारण जीव, मॉर्टल बीस्ट। छिपा हुआ गुप्त रक्तवंश, प्रलयकारी हरित महानाग, एसएसएस ग्रेड, परम दिव्य श्रेणी। अवस्था, अत्यंत दयनीय, भूख और उपेक्षा के कारण मृत्यु के निकट। मूल्य, केवल 500 स्वर्ण मुद्राएं। रुद्रांश का गला सूख गया। ये वही जीव था, वह पौराणिक हरित महानाग, जिसके बारे में कहा जाता था कि जब वह करवट बदलता है तो 7 समुद्रों में प्रलय आ जाती है, और जब वह फुफकारता है तो पूरा ब्रह्मांड थरथरा उठता है। दुनिया इसे कचरा समझ रही थी क्योंकि इसकी बाहरी खाल धूल जैसी थी, लेकिन रुद्रांश की दिव्य आंखों ने उस धूल के पीछे छिपे ब्रह्मांडीय काल को देख लिया था। 500 स्वर्ण मुद्राएं। रुद्रांश धीरे से हंसा। किस्मत भी कितनी अजीब है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली विनाशक आज एक साधारण भोजन की कीमत पर बिक रहा है। उसने कांच के पात्र को उठाया। वह नन्हा सांप इतना कमजोर था कि उसने अपनी आंखें भी नहीं खोलीं। रुद्रांश ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। मेरे मित्र, आज से तुम्हारा दुख समाप्त हुआ। अब हम दोनों मिलकर इस दुनिया को दिखाएंगे कि असली शक्ति क्या होती है। रुद्रांश उस पात्र को लेकर काउंटर की ओर बढ़ा। उसे पता था कि जैसे ही वह रक्तवंश जागरण की शक्ति का प्रयोग करेगा, ये नन्हा सांप उस प्रलयकारी हरित महानाग में बदल जाएगा जिसकी कल्पना मात्र से देवताओं के पसीने छूट जाते हैं। अध्याय 6, प्रलयकारी हरित महानाग का वंशज। रुद्रांश के सामने उस साधारण से दिखने वाले कांच के पात्र में जो जीव था, उसकी विस्तृत जानकारी अब उसके सूचना पटल पर तैर रही थी। पालतू जीव, लघु हरित सर्प, लिटिल ग्रीन पाइथन। लिंग, मादा। स्तर 5। स्तर सीमा 50। प्रकार, युद्ध जीव। रक्तवंश श्रेणी, द्वितीय चरण साधारण जीव, मॉर्टल बीस्ट। चतुष्कोणीय गुण, शक्ति 10, काया 10, बुद्धि 10, चपलता 10। विवरण, आर्यावर्त के जंगलों में पाया जाने वाला एक अत्यंत साधारण सर्प। ये विषहीन है। इसकी युद्ध शैली केवल शत्रु के शरीर से लिपटकर उसे जकड़ना है। मूल्य, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। रियायती मूल्य, 500 मुद्राएं। यदि कोई साधारण व्यक्ति या कोई अनुभवी पशु स्वामी भी इसे देखता तो वह इसे एक कचरा जीव मानकर आगे बढ़ जाता। हकीकत तो ये थी कि इस श्रेणी के जीव अक्सर कसाईखानों, स्लॉटर हाउसेस को बेच दिए जाते थे। आज के इस नए युग में, जहां देवलोक और वास्तविकता का मिलन हो चुका था, साधारण भेड़ बकरियों का मांस अब उतना लोकप्रिय नहीं रहा था। नगर के बड़े होटलों और कुलीन भोजों में साधारण श्रेणी के ऊंचे स्तर वाले जीवों का मांस परोसा जाता था। कुछ रईस लोग तो जादुई जीवों के मांस के लिए लाखों मुद्राएं खर्च कर देते थे। यही कारण था कि प्रजनन केंद्रों, ब्रीडिंग फार्म्स में इन जीवों को युद्ध के लिए नहीं बल्कि भोजन के लिए पाला जाता था। वहां के जीव डरपोक और आलसी हो जाते थे, लेकिन रुद्रांश के सामने जो यह नन्हा सांप था, वह जंगल से पकड़ा गया था। इसके भीतर अभी भी वह जंगली स्वाभिमान बचा था, भले ही इसकी हालत मरणासन थी। रुद्रांश के इसे चुनने का कारण कोई सहानुभूति नहीं थी, बल्कि वह दिव्य चमत्कार था जिसे केवल उसकी आंखें देख सकती थीं। पालतू जीव, लघु हरित सर्प। चेतावनी, इस जीव के भीतर परम दिव्य श्रेणी के प्रलयकारी हरित महानाग, वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग अजूर ड्रैगन का सुप्त रक्तवंश पाया गया है। अंतिम मूल्यांकन, ब्रह्मांडीय स्तर दिव्य जीव, कॉस्मिक लेवल डिवाइन बीस्ट। दिव्य जीव, और वह भी ब्रह्मांडीय स्तर का। रुद्रांश का हृदय किसी नगाड़े की तरह बजने लगा। उसने वास्तव में मिट्टी के ढेर में पारसमनी खोज ली थी। पिंजरे के भीतर वह नन्हा पतला सांप, जिसका शरीर किसी कोमल बेल की तरह था, उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसने अपनी नन्ही जीभ बाहर निकाली और बड़ी जिज्ञासा के साथ रुद्रांश की आंखों में झांका। आमतौर पर जब मनुष्य इन जंगली जीवों के पास जाते थे तो वे या तो डर से दुबक जाते थे या गुस्से में फुफकारते थे, लेकिन यह नन्हा सांप, वह रुद्रांश को ऐसे देख रहा था जैसे उसे सदियों पुराने किसी मित्र की गंध मिल गई हो। वह बिल्कुल शांत था, उसकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी थी। रुद्रांश ने बिना देर किए उस पिंजरे को उठा लिया। यही है मेरा पहला साथी। जैसे ही उसने पिंजरा उठाया, नन्हा सांप उत्तेजित नहीं हुआ। उसने बस अपना छोटा सा सिर टेढ़ा किया और अपनी बड़ी मासूम आंखों से रुद्रांश को देखता रहा। अरे भाई, क्या तुम सच में इस मरे हुए सांप को अपना पालतू जीव बनाने की सोच रहे हो? तभी पास खड़े एक युवक ने टोका। वह स्वयं भी अपने लिए एक अग्निवृश्चिक चुन रहा था। रुद्रांश की इस अजीब पसंद को देखकर वहां मौजूद अन्य छात्र भी पास आ गए। रुद्रांश ने सहज भाव से उत्तर दिया, हाँ क्यों, इसमें क्या बुराई है? अरे भाई, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वह युवक हंसते हुए बोला, क्या तुमने इसकी श्रेणी देखी है? ये केवल साधारण श्रेणी का जीव है। यदि तुमने इसके साथ अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट किया तो वीर परीक्षा, एंट्रेंस एग्जाम तो भूल ही जाओ। तुम काल पर्वत, ब्लैक मून माउंटेन की तलहटी में भी एक दिन जीवित नहीं बच पाओगे। काल पर्वत, यह उन नए योद्धाओं के लिए अभ्यास क्षेत्र था जहां स्तर 5 से 15 तक के राक्षस पाए जाते थे।
पास खड़े एक और छात्र ने मजाक उड़ाते हुए कहा, सच कहा। मैंने तो पिछले हफ्ते ही एक ढाबे पर हरीत सर्प का सूप पिया था। ये लड़ने के काम नहीं, केवल पेट भरने के काम आता है। इसकी अंतिम सीमा ही स्तर 50 है। ये किसी चूहे को भी हरा पाएगा या नहीं, इसमें संदेह है। भाई, मेरी सलाह मानो तो इसे यहीं छोड़ दो और कोई जादुई भेड़िया ले लो। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, तीसरे छात्र ने सहानुभूति जताते हुए कहा। पिंजरे के भीतर उस नन्हे सांप ने जब इन मनुष्यों को अपनी ओर उंगली उठाते और उपहास करते देखा तो उसका उठा हुआ सिर धीरे से झुक गया। हालांकि वह उनकी भाषा नहीं समझ सकता था, लेकिन वह उन विषैली भावनाओं, घृणा, तिरस्कार और अपमान को साफ महसूस कर रहा था। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। रुद्रांश ने सबकी बातें सुनी। वह जानता था कि वे लोग अपनी समझ के हिसाब से सही सलाह दे रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे एक सोते हुए प्रलय का मजाक उड़ा रहे हैं। आप सभी के सुझावों के लिए धन्यवाद, रुद्रांश ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। लेकिन मेरा निर्णय अंतिम है। मुझे यही जीव चाहिए। ये कहकर उसने किसी की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया और सीधे लिफ्ट की ओर बढ़ गया। पीछे खड़े छात्र सिर हिलाते हुए फुसफुसाने लगे, पागल है। एक पशु स्वामी अपने पूरे जीवन में केवल कुछ ही जीवों के साथ अनुबंध कर सकता है। अगर पहला ही जीव ऐसा कचरा हुआ तो इसका भविष्य अंधकार में है। लगता है इसे किसी कारखाने में मजदूरी करनी पड़ेगी। रुद्रांश ने नीचे काउंटर पर जाकर 500 स्वर्ण मुद्राएं दी और उस कचरे को अपना बना लिया। जैसे ही वह बाजार से बाहर निकला, ताजी हवा लगते ही नन्हा सांप थोड़ा सक्रिय हुआ। वह पिंजरे की जाली से सटकर बाहर की दुनिया को आश्चर्य से देखने लगा। रास्ते में कुछ पेटू किस्म के लोगों ने रुद्रांश को सांप ले जाते देखा तो उन्हें लगा कि वह रात के भोजन का इंतजार कर रहा है। एक बूढ़े रसोइये ने तो उसे अंगूठा दिखाते हुए कहा, वाह जवान, तुम्हारी पसंद लाजवाब है, इसका मांस बहुत मीठा होता है। रुद्रांश बिना किसी को जवाब दिए सीधा अपने पुराने और जर्जर घर की ओर चल पड़ा। आर्यावर्त के इस नए संसार में रुद्रांश की स्थिति किसी वेब नॉवल के नायक जैसी ही थी, अनाथ और असहाय। उसके माता पिता वर्षों पहले एक राक्षसी आक्रमण में मारे गए थे। विरासत में उसे केवल ये पुराना मकान मिला था जिसकी दीवारें अब झड़ रही थीं। इस शरीर के असली स्वामी का जीवन अत्यंत कष्टकारी रहा था। माता पिता के जाने के बाद वह अपने मंझले चाचा सेकंड अंकल के परिवार के साथ रहा। उसकी चाची, जिनका नाम सुमित्रा था, उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। बचपन से ही उसे बात बात पर पीटा और दुत्कारा जाता था। बाद में उसे किसी फालतू सामान की तरह उसके छोटे चाचा थर्ड अंकल के घर भेज दिया गया। वहां भी उसे एक बोझ समझा गया। तिरस्कार और अपमान सहते सहते उस बालक का मन टूट गया। अंततः उसने कूड़ा बीनकर जो थोड़े पैसे बचाए थे उनसे कीटनाशक खरीदा और अपने जीवन का अंत कर लिया। उसी क्षण पृथ्वी पर काम के बोझ से मरे हुए एक कॉर्पोरेट कर्मचारी की आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया और रुद्रांश का पुनर्जन्म हुआ। एक बार मौत का स्वाद चख चुके रुद्रांश ने अपने चाचाओं के उस अपमानजनक व्यवहार को दोबारा सहन नहीं किया। वह अपना बोरिया बिस्तर उठाकर इस पुराने पुश्तैनी घर में रहने चला आया। उसने अपनी आचार्य किरण से 500 स्वर्ण मुद्राएं उधार लेकर अपना शुरुआती खर्च चलाया। फिर अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता के बल पर उसने छात्रवृत्ति हासिल की और एक छोटे से भोजनालय में वेटर का काम भी किया। वहां के मालिक ने रुद्रांश की दयनीय स्थिति देखकर उसे काम पर रखा था। पिछले 3 वर्षों से रुद्रांश इसी संघर्ष के साथ जी रहा था और आज आखिरकार उसका भाग्य बदलने वाला था। जैसे ही वह अपने घर के भीतर पहुंचा, उसने दरवाज़ा बंद किया और पिंजरे को जमीन पर रख दिया। अब यहाँ कोई नहीं है, रुद्रांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसने पिंजरा खोला और नन्हे सांप को बाहर निकाला। वह सांप कांप रहा था। रुद्रांश ने उसे अपनी हथेली पर रखा। वह इतना हल्का था जैसे कोई सूखी टहनी हो। वे सब गलत थे। रुद्रांश ने धीरे से सांप के सिर पर हाथ फेरा। तुम कोई साधारण जीव नहीं हो, तुम आर्यावर्त के भावी अधिपति हो। रुद्रांश ने अपनी आंखें बंद की और अपनी उस दिव्य शक्ति का आह्वान किया जिसे उसने अब तक छिपा कर रखा था। रक्तवंश जागरण, ब्लडलाइन अवेकनिंग सक्रिय। अचानक उस छोटे से कमरे के भीतर का तापमान गिरने लगा। रुद्रांश की हथेलियों से एक गहरे हरे और नीले रंग की दिव्य ऊर्जा निकलने लगी जो उस नन्हे सांप के शरीर को चारों ओर से घेरने लगी। नन्हा सांप पहले तो घबराया, लेकिन जैसे ही वह ऊर्जा उसके रक्त में समाई, उसने अपना सिर आकाश की ओर उठाया और एक ऐसी चीख मारी जो किसी सांप की नहीं बल्कि एक प्राचीन अजगर की थी। कमरे की दीवारें कांपने लगीं। रुद्रांश देख सकता था कि उस नन्हे सांप की मटमैली खाल उतर रही थी और उसके नीचे से पन्ने एमरल्ड जैसी चमकती हुई वज्र के समान कठोर खाल निकल रही थी। उसके सिर पर 2 नन्हे उभार बनने लगे जो भविष्य के सींग थे। एक प्राचीन, भयानक और शक्तिशाली आभा पूरे कमरे में भर गई। ये वही प्रलयकारी हरित महानाग था जिसका रक्त हजारों सालों से सो रहा था और आज रुद्रांश के स्पर्श से जाग उठा था। अध्याय 7, वज्र का प्रहार और काला धुआं। रुद्रांश के मन में अपने पिछले जीवन या इस शरीर की दुर्दशा को लेकर कोई शोक या विलाप की भावना नहीं थी।
जीवन निरंतर आगे बढ़ने का नाम है और वह इसे भली भांति समझता था। उसका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट और सरल था। यदि वह एक शक्तिशाली योद्धा नहीं भी बनता या कोई दिव्य प्रतिभा जागृत नहीं होती, तो वह उच्च विद्यालय की शिक्षा पूर्ण करने के बाद कोई साधारण नौकरी कर लेता। वह कुछ छोटे मोटे व्यापार करता और एक शांत, स्थिर और सुखी जीवन व्यतीत करता। वह बुरा नहीं होता। रुद्रांश का जीवन के प्रति रवैया काफी निर्लिप्त था। जो मिल जाए वो सौभाग्य, जो न मिले वो प्रारब्ध, यही उसका मूल मंत्र था। लेकिन अब जब उसे नियति ने एक असाधारण अवसर दिया था, तो वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। वर्तमान में वह उस नन्हे लघु हरित सर्प को अपने साथ लिए अपनी धुन में एक पुराना लोकगीत गुनगुनाते हुए खुशी खुशी अपने जर्जर घर की ओर लौट रहा था। वह नन्हा जीव पिंजरे के भीतर बहुत ही शांत और आज्ञाकारी बना हुआ था। बिना किसी जादुई अनुबंध के भी उसने भागने या संघर्ष करने की कोशिश नहीं की। वह बस पिंजरे के कोने में दुबक कर अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से उस पुराने घर के परिवेश को देख रहा था। घर पहुंचकर रुद्रांश ने तुरंत उस सर्प के साथ अनुबंध करने की जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उसने सबसे पहले अपने लिए रसोई में जाकर शिमला मिर्च और मांस की एक चटपटी सब्जी बनाई और एक अंडा तला। अब चूंकि उसके खाते में 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं आ चुकी थीं, वह थोड़ा सा विलासी होने का जोखिम उठा सकता था। तृप्ति से भोजन करने के पश्चात उसने इस शरीर के माता पिता के चित्रों के सम्मुख 3 अगरबत्तियां जलाईं और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इसके बाद उसने स्नान किया और शुद्ध होकर उस नन्हे जीव के पास आया। इसे अजगर पाइथन की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन इसका आकार वास्तव में काफी छोटा था। हालांकि इसकी लंबाई संतोषजनक थी, रुद्रांश ने अनुमान लगाया कि यह लगभग 1.5 से 1.6 मीटर लंबा था। चूंकि अभी तक अनुबंध नहीं हुआ था, वह इसके प्रारंभिक कौशल स्किल्स नहीं देख पा रहा था। उस नन्हे जीव ने जब रुद्रांश को अपनी ओर आते देखा, तो उसने भी बिना डरे अपनी आंखों से रुद्रांश की आंखों में झांका। रुद्रांश ने मंद मुस्कान के साथ अपना दाहिना हाथ उठाया और उस पर पशु वशीकरण कला बीस्ट टेमिंग आर्ट का प्रयोग किया। गूंज एक रहस्यमयी तरंग कमरे में फैल गई। नन्हे सर्प के मस्तक पर एक जटिल और अत्यंत प्राचीन नीले रंग का जादुई चक्र उभर आया। वह जीव थोड़ा शर्माया और उसने अपना छोटा सा सिर पीछे खींच लिया, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि यह शक्तिशाली दिखने वाला मनुष्य उसे, एक साधारण श्रेणी के जीव को अपना साथी बनाने के लिए तैयार है। ये देखकर रुद्रांश खिलखिलाकर हंसा। उसने पिंजरा खोला और बिना डरे अपना हाथ भीतर ले गया। उसने उस नन्हे जीव के सिर पर प्यार से एक हल्की सी चपत फ्लिक लगाई। चिर्र। माथे पर चपत लगते ही वह जीव गुस्सा होने या काटने के बजाय एक दयनीय आवाज में करा उठा, जल्दी से इस अनुबंध को स्वीकार करो, वरना मैं फिर से तुम्हारे माथे पर चपत लगाऊंगा। रुद्रांश ने शरारतपूर्ण अंदाज में उसे डराया। शायद पशु वशीकरण कला के प्रभाव के कारण वह नन्हा सर्प रुद्रांश की बातों को समझ पा रहा था। उसने तुरंत समर्पण कर दिया और उस जटिल जादुई चक्र को अपने शरीर में विलीन होने दिया। टिंग, बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक लघु हरित सर्प के साथ अनुबंध पूर्ण कर लिया है। रुद्रांश के सूचना पटल पर एक सूचना चमक उठी। अब उस जीव की विस्तृत जानकारी उसके सामने थी, जिसमें प्रतिभा और कौशल के स्तंभ भी जुड़ चुके थे। पालतू जीव, लघु हरित सर्प। लिंग, मादा। स्तर 5। स्तर सीमा 50। रक्त वंश श्रेणी द्वितीय चरण साधारण जीव। प्रतिभा, विशाल स्वरूप जायंट ट्रांसफॉर्मेशन डी श्रेणी। चतुष्कोणीय गुण, शक्ति 10, काया 10, बुद्धि 10, चपलता 10। कौशल, जकड़न कंस्ट्रिक्ट डी श्रेणी, क्रूर प्रहार एफ श्रेणी, दंश बाइट एफ श्रेणी। रुद्रांश ने एक लंबी सांस ली। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। साधारण से भी साधारण। डी और एफ श्रेणी के कौशल और प्रतिभाएं इस दुनिया में सबसे निचले स्तर की मानी जाती थीं। इस नन्हे जीव के पास तो दो एफ श्रेणी के कौशल थे। अनुबंध सफल होने के कारण अब स्वामी और जीव के बीच एक मानसिक जुड़ाव टेलीपैथी स्थापित हो चुका था। नन्हे सर्प ने अपने स्वामी के मन में चल रही इन शिकायतों और उपहास को महसूस किया और एक बहुत ही आहत स्वर में आवाज निकाली, चिर्र। उसका अर्थ साफ था, मैं भी इतना बेकार नहीं होना चाहती थी, मेरा जन्म ही ऐसा हुआ है, मैं क्या करूं। अरे बुरा मत मानो, रुद्रांश ने उसे दुलारते हुए कहा। तुम अभी बेकार हो, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं गारंटी देता हूं कि एक साधारण जीव भी युगांतकारी योद्धा बन जाएगा और यह कचरा अमूल्य रत्न में बदल जाएगा। रुद्रांश की आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। उसके सूचना पटल पर एक और महत्वपूर्ण विकल्प उभर आया था। पता चला है कि लघु हरित सर्प के शरीर में ब्रह्मांडीय स्तर के दिव्य जीव प्रलयकारी हरित महानाग का सुप्त रक्तवंश छिपा है। क्या आप इसे सक्रिय करने के लिए दिव्य प्रतिभा रक्तवंश जागरण का उपयोग करना चाहते हैं? रुद्रांश ने बिना एक पल की देरी के हाँ पर क्लिक किया। जैसे ही उसने चुनाव किया, पूरे कमरे का वातावरण बदल गया। गूंज। वह नन्हा सर्प जो अभी तक उदास होकर बैठा था, अचानक तीव्र सुनहरे प्रकाश से नहा गया। उस चकाचौंध रोशनी के बीच
रुद्रांश ने धुंधला सा देखा कि उस नन्हे जीव के शरीर पर अत्यंत सूक्ष्म पन्ने जैसी हरी आभा वाले नाग शल्क ड्रैगन स्केल्स उभरने लगे हैं। तभी वह सुनहरा प्रकाश कड़कड़ाती हुई सफेद बिजली वज्र में बदल गया, जो उस सर्प के शरीर के चारों ओर कुंडलनी की तरह लिपटने लगी। चिर्रर्रा, नन्हा सर्प इस अचानक हुए भारी बदलाव से घबरा गया। उसे महसूस हो रहा था कि उसके नन्हे शरीर में असीमित और अत्यंत शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। घबराहट में वह पिंजरे से बाहर निकला और भागकर अपने स्वामी की गोद में छिपने की कोशिश करने लगा। ये देखकर रुद्रांश के होश उड़ गए। उसने तुरंत अपने हाथ आगे किए और चिल्लाया, रुको, वहीं रुको, मेरे पास मत आओ, तुम पूरी तरह बिजली से ढके हुए हो। अगर तुम मुझ पर चढ़ गए तो मैं कोई बिजली का राजा नहीं बनूंगा, बल्कि सीधे यमराज के पास पहुंच जाऊंगा। यदि अपने स्वामी को खोना नहीं चाहते तो वहीं स्थिर रहो। चिर्रर्रा, सर्प ने एक बार फिर दयनीय आवाज निकाली, लेकिन अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए वह वहीं जमीन पर बैठ गया। वह सफ़ेद बिजली उसके चारों ओर नाच रही थी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह बिजली उसे दर्द नहीं दे रही, बल्कि उसे अंदर से बहुत ही सुखद और शक्तिशाली महसूस करा रही है। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और मजे से लेटने लगा। लेकिन ठीक उसी समय ठक ठक ठक, अचानक घर के मुख्य द्वार पर जोर जोर से दस्तक हुई। बाहर से एक बुजुर्ग महिला की कर्कश आवाज आई, रुद्रांश बेटा, क्या तुम घर के अंदर हो? तुम्हारे घर से अचानक कड़कड़ाने की आवाज़ें और यह सुनहरा प्रकाश क्यों आ रहा है? सब ठीक तो है ना? वह आवाज़ रुद्रांश की पड़ोसी शांति चाची की थी। बाहर से आई उस अचानक और तेज आवाज़ ने नन्हे सर्प को बुरी तरह डरा दिया। वह अपनी शांतिपूर्ण अवस्था से चौंककर उछल पड़ा। डर के मारे उसने अपनी सुध-बुध खो दी और बिजली की गति से भागकर सीधा रुद्रांश की बाहों में जा घुसा। परिणाम वही हुआ जिसका रुद्रांश को डर था। वह कड़कड़ाती वज्र शक्ति रुद्रांश के शरीर के सीधे संपर्क में आ गई। अहह! अगले ही क्षण रुद्रांश के गले से एक ऐसी चीख निकली जैसे किसी कसाईखाने में जानवर की निकलती है। पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया। बाहर खड़ी शांति चाची यह चीख सुनकर और भी घबरा गईं। उन्होंने दरवाजे को और जोर से पीटना शुरू किया। रुद्रांश, क्या हुआ बेटा? जल्दी दरवाज़ा खोलो, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? कड़क। अंततः दरवाज़ा खुला। शांति चाची ने जैसे ही सामने देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और वे आश्चर्य से चीख उठीं। हे भगवान! रुद्रांश बेटा, तुम कोयले की तरह काले कैसे पड़ गए? रुद्रांश, जिसके बाल बिजली के झटके से पूरी तरह खड़े होकर अफरो बन चुके थे, सिर से पैर तक झुलसकर काला हो गया था। उसके शरीर से भुने हुए मांस की महक आ रही थी। वह अपनी जेबों में हाथ डाले दरवाजे के फ्रेम के सहारे टिका हुआ था। उसने अपने मुंह से काले धुएं का एक लंबा गुबार छोड़ा और बहुत ही धीमी मरणासन आवाज में बोला, शांति चाची, चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। बस मुझे अचानक बिजली का एक छोटा सा झटका लग गया था। खूं खूं। सांख्यिकी और परिणाम। रुद्रांश की स्थिति दयनीय थी, लेकिन उसके भीतर जो हुआ था वह अतुलनीय था। शांति चाची को किसी तरह समझा बुझाकर विदा करने के बाद रुद्रांश ने लड़खड़ाते हुए दरवाज़ा बंद किया और ज़मीन पर बैठ गया। उसने देखा कि वह नन्हा सर्प अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका मटमैला रंग अब गहरे नीले और हरे रंग के मिश्रण में बदल गया था। उसकी आंखों में अब केवल मासूमियत नहीं, बल्कि एक प्राचीन गंभीरता थी। रुद्रांश ने कांपते हाथों से अपना सूचना पटल खोला। बधाई हो, रक्तवंश जागरण पूर्ण हुआ। आपका पालतू जीव विकसित हो गया है। नया नाम, नीलमणि महानाग अजूर जेड ड्रैगन। प्रारंभिक रूप, रक्तवंश श्रेणी, आदिदेव श्रेणी, एंसेस्ट्रल डिवाइन कॉस्मिक रैंक। स्तर 5, ऊर्जा अवशोषण के कारण विकास जारी है। नई प्रतिभा जागृत, वज्र प्रकोप एस श्रेणी, असीमित विकास एसएसएस श्रेणी। रुद्रांश ने अपनी झुलसी हुई त्वचा को देखा और फिर उस महानाग को। उसे दर्द तो हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक पागलों जैसी मुस्कान थी। बिजली का झटका वास्तव में बहुत महंगा पड़ा, उसने धुआं उगलते हुए कहा। लेकिन ये सौदा बुरा नहीं था। अब रुद्रांश का अगला लक्ष्य था अपनी इन शक्तियों का परीक्षण करना। वीर परीक्षा अब केवल 15 दिन दूर थी और उसे पता था कि जब वह इस नीलमणि महानाग के साथ परीक्षा केंद्र में कदम रखेगा तो पूरे आर्यावर्त साम्राज्य के बड़े बड़े दिग्गजों के सिंहासन डोल जाएंगे। परंतु उससे पहले उसे अपनी इस कोयले जैसी हालत को ठीक करना था और आचार्य किरण को यह समझाना था कि उसका भी श्रेणी का पद अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। अध्याय 8, क्या ये पालतू जीव है या प्रेसी? बड़ी कठिनाई से शांति चाची को समझा बुझाकर विदा किया गया। उन्हें लगा कि शायद रुद्रांश ने घर की पुरानी वायरिंग के साथ कोई छेड़छाड़ की थी, जिससे उसे कट लग गया। रुद्रांश ने चैन की सांस ली। कैसा पाप है ये, मेरी किस्मत ही खराब है, रुद्रांश ने अपना झुलसा हुआ चेहरा शीशे में देखते हुए बुदबुदाया। कमरे में लौटकर उसने देखा कि वह नन्हा जीव, जिसे उसने अब नव्या लिटिल ग्रीन पाइथन कहना शुरू किया था, अपने पिंजरे के कोने में दुबक कर कांप रहा था। नव्या को भी शायद इस बात का आभास हो गया था कि उसने अपने स्वामी को भारी संकट में डाल दिया है और उससे एक अक्षम्य अपराध हो गया है।
वह भय से कातर होकर अपने स्वामी के दंड की प्रतीक्षा कर रही थी। पकड़े जाने से पहले नव्या ने जंगल में मनुष्यों को अपने साथियों का निर्दयतापूर्वक शिकार करते देखा था। उसकी छोटी सी समझ में मनुष्य वे डरावने दानव थे जो बिना पलक झपकाए हत्या कर सकते थे। उसे लगा कि चूंकि उसने रुद्रांश को जला दिया है तो अब उसका स्वामी भी उसे मार डालेगा। नव्या को थरथराते देख रुद्रांश के मन में अपने पिछले जीवन की स्मृतियां अनायास ही उभर आईं। ये नन्हा जीव बिल्कुल उस नन्हे बालक रुद्रांश जैसा लग रहा था जिसे उसकी चाची सुमित्रा घर के कोने में घेरकर बांस की छड़ियों से पीटती थी। उस समय रुद्रांश के हृदय में भी केवल अनंत निराशा और भय था और उसे बचाने वाला कोई नहीं था। रुद्रांश ने अपने सिर को झटक कर उन कड़वी यादों को दूर किया। उसने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया और नव्या को पिंजरे से उठाकर अपनी बाहों में ले लिया। नव्या ने जब अपने स्वामी की ऊर्जा में क्रोध के बजाय कोमलता और गर्माहट महसूस की, तब जाकर उसने साहस जुटाया और अपना छोटा सा सिर उठाकर रुद्रांश की ओर देखा। उसकी दृष्टि रुद्रांश के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी। रुद्रांश उसे देखकर अपने सफ़ेद दांत चमकाते हुए खिलखिलाकर हंस रहा था। उस क्षण नव्या का तनावग्रस्त शरीर पूरी तरह ढीला पड़ गया। उसके भीतर की अशांति और भय जैसे भाप बनकर उड़ गए। अब वहां केवल एक गहरा लगाव और समर्पण शेष था। उसने पहली बार महसूस किया कि परिवार क्या होता है। यद्यपि वह अंडे से निकलने के बाद से अकेली रही थी, लेकिन रुद्रांश का ये स्पर्श उसे संसार की सबसे सुरक्षित जगह लग रहा था। यह एक ज्ञात तथ्य था कि जादुई अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी हर पालतू जीव की वफादारी और अनुकूलता 100% नहीं होती। जीव भी स्वतंत्र सोच रखते हैं। यदि स्वामी क्रूर हो तो जीव युद्ध के मैदान में अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। परंतु रुद्रांश की उस एक मुस्कान ने चमत्कार कर दिया। नव्या की वफादारी, लॉयल्टी और अनुराग फेवरेबिलिटी का स्तर सीधा 100% पर पहुंच गया, जो कि किसी भी पशु स्वामी के लिए एक असंभव उपलब्धि मानी जाती थी। अब डर नहीं लग रहा न? रुद्रांश ने उसकी चमकती आंखों में देखते हुए पूछा। चिर्र। नव्या ने अपनी आंखें सिकोड़कर खुशी से जवाब दिया, जैसे कह रही हो अब बिल्कुल नहीं। उसी समय नव्या ने अपनी नन्ही गर्दन को रुद्रांश के गले से बड़े प्यार से रगड़ा। अब रुद्रांश के पास उसके नए सूचना पटल को विस्तार से देखने का समय था, क्योंकि स्क्रीन पर सूचनाएं चमक रही थीं। प्रलयकारी हरित महानाग, वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग अजूर ड्रैगन, रक्त वंश सक्रिय। वर्तमान सक्रियता स्तर 10%। आपके पालतू जीव नव्या ने नई प्रतिभाएं और कौशल अर्जित किए हैं। रुद्रांश की आंखें फटी रह गईं। प्रतिभा: विशाल स्वरूप डी श्रेणी, प्रलयनकारी वज्र विद्या SSS श्रेणी। प्रलयनकारी वज्र विद्या SSS यह महानाग की विशेष प्रतिभा है। इसके सक्रिय होने पर यह बिजली की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। आपके सभी प्रहारों में युगांतकारी वज्र, वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग थंडर का समावेश होगा। शत्रु पर प्रहार होते ही उसे मृत्यु पश्चाताप, रिवर्स डेथ थंडर अनाइलेशन की स्थिति प्राप्त होगी। विशेष नोट: मृत्यु पश्चाताप स्थिति में शत्रु की आरोग्य शक्ति 80% कम हो जाती है, सभी गुण 70% कम हो जाते हैं और प्राप्त होने वाला नुकसान 500% बढ़ जाता है। हे महादेव, ये तो साक्षात काल है। रुद्रांश का गला सूख गया। एक साधारण श्रेणी का दिखने वाला जीव ऐसी राक्षसी प्रतिभा कैसे रख सकता था? उसने कौशल स्तंभ की ओर देखा। कौशल: जकड़ंत डी, प्रलयनकारी नाग शल्क SSS। प्रलयनकारी नाग शल्क SSS सक्रिय होने पर शरीर वज्र समान शल्कों से ढक जाता है। रक्षा शक्ति, आमद, जादुई प्रतिरोध और जीवन शक्ति 2000% बढ़ जाती है। आक्रमण की गति और प्रहार शक्ति 500% बढ़ जाती है। साथ ही वज्र कवच, थंडरथॉर्न आमक प्रभाव सक्रिय होता है। विशेष नोट: वज्र कवच प्रभाव से प्राप्त होने वाला नुकसान 50% कम हो जाता है और शत्रु को वह नुकसान 500% की दर से वापस रिफ्लेक्ट मिलता है। रुद्रांश अवाक था। ये केवल 10% रक्त वंश जागरण का परिणाम था। यदि यह 100% हो गया तो नव्या साक्षात ब्रह्मांड का अंत करने वाला महानाग बन जाएगी। इतना ही नहीं, नव्या की स्तर सीमा 50 से बढ़कर 100 हो गई थी। उसके चारों आधारभूत गुण स्ट्रेंथ, एजिलिटी आदि 10 से सीधे 500 पर पहुंच गए थे, जो 70 लाख स्वर्ण मुद्रा वाले रहस्यमयी व्याघ्र से भी कहीं अधिक थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि सूचना पटल पर अब भी वह द्वितीय चरण साधारण जीव ही दिख रही थी। इसका अर्थ था कि नव्या अपनी असली शक्ति छिपा सकती थी। ये तो बहुत अच्छा है, रुद्रांश ने शरारत से सोचा। दुश्मन इसे साधारण सांप समझकर लापरवाही बरतेगा और अगली ही पल उसे नर्क के दर्शन होंगे। अगले 15 दिनों तक रुद्रांश ने नव्या के साथ कड़ा अभ्यास करने का निश्चय किया। लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई थी, नव्या का रुद्रांश के प्रति अत्यधिक लगाव। नव्या अब एक पल के लिए भी रुद्रांश से अलग नहीं होना चाहती थी। रुद्रांश जहां भी जाता वह एक परछाई की तरह उसके पीछे पीछे चलती। यहाँ तक कि जब रुद्रांश स्नानगृह टॉयलेट में गया, नव्या ने दरवाजे की दरार से अपना सिर घुसा दिया और अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से उसे देखने लगी। रुद्रांश का चेहरा शर्म से लाल हो गया। नव्या, बाहर जाओ, कम से कम यहाँ तो मुझे शांति दो।
चिर्र नहीं, नव्या ने हठपूर्वक उत्तर दिया। अगर तुम बाहर नहीं गई तो मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पाऊंगा, जल्दी बाहर निकलो। चिर्र ठीक है। नव्या मुंह लटकाकर बाहर निकली, लेकिन दरवाजे के ठीक बाहर कुंडली मारकर बैठ गई। रात को सोते समय भी वह रुद्रांश की गर्दन से चिपक कर सोती थी। उसे रुद्रांश की खुशबू इतनी पसंद थी कि उसके बिना उसे नींद ही नहीं आती थी। अगले दिन जब रुद्रांश सोकर उठा, उसने देखा कि नव्या उसकी छाती पर सो रही है। उसने अपनी गर्दन सहलाई और गहरी सोच में डूब गया। मुझे समझ नहीं आ रहा, उसने बुदबुदाते हुए कहा, मैंने एक पालतू जीव के साथ अनुबंध किया है या किसी बहुत ही ज्यादा चिपकू प्रेयसी क्लिंगी गर्लफ्रेंड के साथ। अभी वह सोच ही रहा था कि उसके मायावी यंत्र फोन पर एक कॉल आई। यह उसकी सखी अनन्या का फोन था। अनन्या, जो कि नगर के एक समृद्ध व्यापारी की पुत्री थी और रुद्रांश की बचपन की मित्र थी, उसने घबराए हुए स्वर में कहा, रुद्रांश, क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना कि तुमने एक साधारण हरित सर्प के साथ अनुबंध किया है। क्या तुम पागल हो गए हो? आर्याव पूरे विद्यालय में तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। वह कह रहा है कि वीर परीक्षा के दिन वह तुम्हें और तुम्हारे केचुए को सबके सामने कुचल देगा। रुद्रांश के चेहरे पर एक शीतल मुस्कान आई। अनन्या, शांत हो जाओ। आर्याव को जो कहना है कहने दो। वैसे भी एक केचुआ जब नाग बनता है तो दुनिया उसे देखने के लिए जीवित नहीं बचती। तुम अभी भी मजाक कर रहे हो? अनन्या चिल्लाई। कल सुबह हम काल पर्वत जा रहे हैं। अपनी रक्षा के लिए मेरे साथ चलो, कम से कम मेरा अग्नि पुष्प हिरण तुम्हारी रक्षा तो कर पाएगा। ठीक है, रुद्रांश ने नव्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जिसने अनन्या की आवाज़ सुनकर जलन के मारे फुफकारना शुरू कर दिया था। कल मिलते हैं। रुद्रांश को पता था कि काल पर्वत ही वह स्थान होगा जहां नव्या की असली शक्ति का पहला प्रमाण दुनिया को मिलेगा। और उसे ये भी देखना था कि क्या नव्या दूसरी लड़कियों की आवाज़ सुनकर वास्तव में जलती जालिस है। लगता है मेरी जिंदगी अब और भी रोमांचक होने वाली है, रुद्रांश ने धुआं छोड़ते हुए सोचा। अध्याय 9। उसने बहुत अधिक मूल्य चुकाया था। रुद्रांश ने उस पुराने पुश्तैनी घर में केवल एक रात बिताई ताकि वह अपना सारा सामान समेट सके और उस छोटे से विला में स्थानांतरित हो सके, जिसे उसने हाल ही में खरीदा था। अगले दिन जब उसकी नींद खुली तो उसने सबसे पहले अपने लिए नाश्ता बनाया। साथ ही उसने नव्या लिटिल ग्रीन पाइथन के लिए भी कुछ अंडे उबाले। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि रक्त वंश जागरण के बाद नव्या की भूख राक्षसी हो गई थी। 7 अंडे खाने के बाद भी उसने संकेत दिया कि उसका पेट अभी खाली है। अंततः रुद्रांश को घर में रखे हुए सभी 30 अंडे उबालने पड़े, तब जाकर नव्या ने तृप्ति की डकार ली। पुराने घर को उसी हाल में छोड़कर रुद्रांश ने अपना सामान नए विला में पहुंचाया। सारा काम निपटाने के बाद उसने नव्या को उसके मायावी जीव स्थान बीस्ट पेट स्पेस में वापस बुलाया और स्वयं सूर्यवंशम शहर के प्रभात संघ डॉन गिल्ड की ओर चल पड़ा। वीर परीक्षा कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अब केवल 15 दिन शेष थे। आर्यावर्त के हर विद्यालय का तीसरा वर्ष का छात्र इस समय अपना स्तर लेवल बढ़ाने के लिए चोटी का जोर लगा रहा था ताकि वे अपनी पसंद की युद्ध अकादमी में प्रवेश पा सकें। रुद्रांश भी इसका अपवाद नहीं था। चूंकि नियति ने उसे दिव्य उपहार दिया था तो वह उसका पूर्ण लाभ उठाना चाहता था। आमतौर पर नए योद्धा अपना स्तर बढ़ाने के लिए काल पर्वत ब्लैक मून माउंटेन रेंज की ओर रुख करते थे। वहां का खतरा कम था, लेकिन एक समस्या थी, वहां के राक्षसों का स्तर बहुत कम था, जिससे मिलने वाला अनुभव एक्सपीरियंस बहुत कम होता था और प्रगति की गति धीमी हो जाती थी। चूंकि नव्या का रक्त वंश जागृत हो चुका था और उसकी शक्ति साधारण जीवों से कहीं अधिक थी, इसलिए काल पर्वत जैसा छोटा स्थान रुद्रांश का लक्ष्य नहीं था। उसने सूर्यवंशम शहर के दक्षिण में स्थित प्रेतशिला पर्वत माउंटेन रेंज ऑफ द डेड को चुना। वहां सबसे बाहरी क्षेत्र के छोटे राक्षसों का स्तर भी 10 से शुरू होता था। स्तर 20 के राक्षस तो वहां आम थे और कहा जाता था कि पर्वत के सबसे भीतरी हिस्से में स्तर 30 से ऊपर के महाराक्षस बॉस मॉन्स्टर्स भी निवास करते हैं। आमतौर पर वहां 20वें स्तर से ऊपर के अनुभवी योद्धाओं के दल एडवेंचर टीम्स की जाने का साहस करते थे। जहां तक योद्धा संघों एडवेंचर गिल्ड्स की बात है, आर्यावर्त में स्नातक होने के बाद जो छात्र सीमाओं पर नहीं जाते, वे अक्सर इन संघों में शामिल होकर अन्वेषक बन जाते हैं। वे संघों द्वारा प्रकाशित कार्यों क्वेस्ट्स को पूरा करते हैं और बदले में स्वर्ण मुद्राएं, दिव्य औषधियां या शक्तिशाली शस्त्र प्राप्त करते हैं। हर देश इन संघों का समर्थन करता है क्योंकि ये अन्वेषक जंगली क्षेत्रों के राक्षसों को सीमाओं के भीतर आने से रोकते हैं, जो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की रक्षा ही है। रुद्रांश जब प्रभात संघ के विशाल भवन में पहुंचा तो वहां का दृश्य किसी मेले जैसा था। ये सूर्यवंशम शहर का सबसे प्रतिष्ठित संघ था, इसलिए यहाँ धनवान संरक्षक, पेट्रन्स और साहसी अन्वेषक दोनों की भारी भीड़ थी। हॉल के भीतर शोर शराबे के बीच कई योद्धा चिल्ला रहे थे। स्तर 23 का ढाल योद्धा शील्ड वॉरियर एक अच्छे दल की तलाश में है। ज्वालामुखी पर्वत के लिए अग्निवरा फायरबॉर के शिकार का कार्य साझा करना है। 4 लोग तैयार हैं, एक सहायक सपोर्ट की कमी है।
सप्तऋषि दल में अनुभवी जादूगर, मेज और धनुर्धर आर्चर की आवश्यकता है। स्तर 17 की उपचारिका प्रीस्ट बहुत ही मिलनसार और दयालु, केवल एक अच्छे दल की प्रतीक्षा में। यहाँ हर योद्धा एक दल टीम बनाने की कोशिश कर रहा था। जंगली क्षेत्रों में अकेले जाना मौत को निमंत्रण देने जैसा था। वहाँ न केवल हिंसक राक्षस थे, बल्कि इनामी शिकारी, बाउंटी हंटर्स और भगोड़े अपराधी भी घात लगाकर बैठे रहते थे। रुद्रांश सीधे कार्य सूचना पटल क्वेस्ट बुलेटिन बोर्ड की ओर बढ़ा। रुद्रांश। अचानक एक विस्मय और संदेह भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। रुद्रांश ने मुड़कर देखा तो पाया कि उसके विद्यालय के ही कुछ सहपाठी वहां खड़े थे। वह 5 लोगों का एक दल था, अन्या, आर्याव, आदित्य, लक्ष्मण और मीरा। उनका दल काफी संतुलित लग रहा था। आदित्य और लक्ष्मण ढाल योद्धा थे जो अग्रिम पंक्ति के रक्षक टैंक्स थे। अन्या एक प्रकाश जादूगरनी लाइट मेज थी जो जादुई प्रहारों में कुशल थी। आर्याव एक प्रचंड धनुर्धर गले आचर था और मीरा एक उपचारिका प्रीस्ट थी। रुद्रांश, क्या तुम भी जंगली क्षेत्र में स्तर बढ़ाने जा रहे हो? जब अन्या ने रुद्रांश को देखा तो उसके सुंदर चेहरे पर एक चमक आ गई। वह मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ी, उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी थी। हाँ, मैं प्रेतशिला पर्वत जाने की सोच रहा हूँ, रुद्रांश ने सहज भाव से उत्तर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ सहपाठी मिल जाएंगे। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जैसे ही अन्या ने सुना कि रुद्रांश भी उसी स्थान पर जा रहा है, उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, पास खड़ा आर्याव बीच में कूद पड़ा। आर्याव ने तिरस्कार भरी नजरों से रुद्रांश को देखा और कहा, रुद्रांश, हम भी वहीं जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमारा दल पूरा फुल टीम हो चुका है। हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले सकते, क्षमा करना। उसके चेहरे पर बनावटी अफसोस साफ झलक रहा था। पीछे खड़े आदित्य, लक्ष्मण और मीरा ने एक दूसरे की ओर देखा। पूरा दल जंगली क्षेत्र में जाने के लिए 5 लोगों की कोई पाबंदी नहीं थी। वहां तो जितने ज्यादा लोग हों उतना ही सुरक्षित रहता है। वे समझ गए कि आर्याव केवल रुद्रांश को नीचा दिखाने और उसे अन्या से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। वे तीनों चुपचाप तमाशा देखने लगे। विद्यालय में ये चर्चा आम थी कि विद्यालय सुंदरी अन्या का रुद्रांश पर एक तरफा झुकाव क्रश है। बहुतों को इस पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज अन्या के चेहरे की वह खिलखिलाहट देखकर उन्हें यकीन हो गया। उन्हें याद आया कि पिछले साल की गर्मियों की छुट्टियों में रुद्रांश और अन्या अक्सर साथ में अभ्यास करते देखे गए थे। क्या तभी अन्या का दिल रुद्रांश पर आ गया था? दूसरी ओर आर्याव लंबे समय से अन्या का पीछा कर रहा था, भले ही उसने उसे कई बार ठुकरा दिया था। अब यहाँ एक त्रिकोणीय प्रेम कहानी लव ट्रायंगल का मंच तैयार हो रहा था। यदि रुद्रांश को पता चलता कि उसके साथी क्या सोच रहे हैं, तो वह अपना सिर पीट लेता। कैसा त्रिकोणीय प्रेम? सच्चाई तो ये थी कि रुद्रांश का अन्या के प्रति कोई विशेष आकर्षण नहीं था। पिछले साल उसने अन्या के साथ अभ्यास केवल इसलिए किया था क्योंकि अन्या ने उसे अपना अभ्यास साथी, स्पारिंग पार्टनर बनने के लिए स्वर्ण मुद्राओं का भुगतान किया था। रुद्रांश उस समय बहुत निर्धन था और अन्या ने उसे बहुत अधिक मूल्य चुकाया था, जिसे ठुकराना रुद्रांश के बस की बात नहीं थी। आर्याव, दल की कोई सीमा नहीं होती, अन्या ने तीखे स्वर में कहा। रुद्रांश हमारे साथ आ सकता है। नहीं अन्या, वह एक पशु स्वामी है और वह भी साधारण श्रेणी का, आर्याव ने उपहास करते हुए कहा। वह हमारे लिए केवल एक बोझ बनेगा। प्रेतशिला पर्वत कोई बच्चों का खेल नहीं है। वहां के राक्षस उसके और उसके केचुए के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आर्याव की बातें जहरीली थीं। रुद्रांश ने देखा कि वहां मौजूद अन्य योद्धा भी अब उनकी ओर देख रहे थे। रुद्रांश ने एक ठंडी सांस ली और शांत स्वर में बोला, आर्याव ठीक कह रहा है अन्या। मैं तुम्हारे दल में शामिल नहीं होना चाहता। मैं अकेले ही जाना पसंद करूंगा। अकेले? तुम पागल हो गए हो। अन्या ने घबराते हुए उसका हाथ पकड़ा। वहां स्तर 10 के राक्षस समूहों में हमला करते हैं। तुम अकेले जीवित नहीं बच पाओगे। आर्याव ये देखकर जल भून गया कि अन्या ने रुद्रांश का हाथ पकड़ा है। उसे जाने दो अन्या, अपनी किस्मत आजमाने दो। जब वह डरकर वापस भागेगा तब उसे अपनी औकात समझ आएगी। रुद्रांश ने अपना हाथ धीरे से छुड़ाया। चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। तभी रुद्रांश के सूचना पटल पर एक और संदेश चमका। मायावी जीव स्थान के भीतर बैठी नव्या अनन्या की आवाज़ सुनकर और रुद्रांश के करीब उसे देखकर अत्यंत क्रोधित हो रही थी। चेतावनी, आपके पालतू जीव नव्या की जलन जेलेसी का स्तर 90% पहुंच गया है। वह बाहर आकर उस मनुष्य मादा को बिजली का झटका देना चाहती है। रुद्रांश का पसीना छूट गया। उसे नव्या को शांत करने के लिए मानसिक रूप से उसे पुचकारना पड़ा। मैं चलता हूँ, रुद्रांश ने कहा और तेजी से बाहर की ओर बढ़ गया। अन्या उसे जाते हुए देखती रही, उसके चेहरे पर चिंता और उदासी थी। वहीं आर्याव के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। चलो साथियों, आर्याव ने गर्व से कहा, हमें एक वास्तविक योद्धा की तरह शिकार करना है, उस भिखारी की तरह नहीं। रुद्रांश जब संघ से बाहर निकला तो उसने महसूस किया कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है।
प्रेतशिला पर्वत का रास्ता कठिन था, लेकिन नव्या की जागृत शक्ति और उसके एसएसएस श्रेणी के कौशलों के साथ वह किसी भी बाधा को पार करने के लिए तैयार था। परंतु उसे यह नहीं पता था कि आर्याव ने चुपके से 2 इनामी शिकारियों को रुद्रांश का पीछा करने और उसे जंगली क्षेत्र में सबक सिखाने के लिए स्वर्ण मुद्राएं दी थीं। अध्याय 10 प्रेतशिला पर्वत में मृत्यु का निमंत्रण। रुद्रांश ने अपने पिछले जीवन में बहुत सारी वेब कहानियां पढ़ी थीं और कई धारावाहिक देखे थे। वह अच्छी तरह जानता था कि अन्या जैसी विद्यालय सुंदरी, जो न केवल अत्यंत लोकप्रिय थी बल्कि जिसके पीछे लड़कों की कतार लगी रहती थी, उसे आसानी से उकसाना नहीं चाहिए। आर्यावर्त के नियमों के अनुसार ऐसी लड़कियों से जुड़ाव का सीधा अर्थ था एक बेहद नाटकीय और उलझा हुआ घटनाक्रम। लेकिन पिछली गर्मियों की छुट्टियों में कुछ ऐसा हुआ था जिसने रुद्रांश के सिद्धांतों को हिलाकर रख दिया था। वह तपती दोपहरी थी जब ये धनी और सुंदर कन्या अपना सुंदर चेहरा गर्व से ऊंचा किए एक विजयी मुस्कान के साथ रुद्रांश के सामने आई थी। उसने बिना कुछ कहे एक मायावी थैली स्टोरेज बैग रुद्रांश के मुंह पर दे मारी, जिसमें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं खनखना रही थीं। ये 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लो। इस पूरी छुट्टी में तुम्हें इस सुकुमारी का युद्ध अभ्यास साथी, कॉम्बैट स्पारिंग पार्टनर बनना होगा, अन्या ने बड़े अहंकार से कहा था। उस समय रुद्रांश की आंखों में एक स्वाभिमानी चमक कौंधी। उसने अन्यायपूर्ण जमींदारों जैसा चेहरा बनाने वाली उस लड़की की ओर देखा और पूरे आत्मसम्मान के साथ चिल्लाया, भले ही मैं, रुद्रांश, भूख से मर जाऊं, सड़क पर दम तोड़ दूं। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, ठक, अन्या ने एक और थैली उसके सामने फेंकी, जिसमें फिर से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं थीं। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन मैं पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ सुश्री अन्या का युद्ध अभ्यास साथी बनूंगा। यह मेरा वचन है कि इस छुट्टी के अंत तक सुश्री अन्या का युद्ध कौशल 7वें आसमान पर होगा। रुद्रांश के चेहरे के भाव स्वाभिमान से चापलूसी में इतनी तेजी से बदले कि अन्या भी हक्की बक्की रह गई। मजाक की बात नहीं थी। 20,000 स्वर्ण मुद्राएं उस समय रुद्रांश के लिए, जो महीने के 1,000 स्वर्ण मुद्राओं में गुजारा कर रहा था, ये किसी कुबेर के खजाने से कम नहीं था। वे दोनों 18 वर्ष के हो चुके थे और रुद्रांश का मानना था कि स्वाभिमान के लिए लक्ष्मी को ठुकराना मूर्खता की पराकाष्ठा है। रुद्रांश सूर्यवंशम प्रथम उच्च विद्यालय का मेधावी छात्र था। वह पिछले 3 वर्षों से हर युद्ध विषय में प्रथम स्थान पर रहा था, चाहे वह मल्ल युद्ध हो, तलवारबाजी हो या जादुई तत्वों का ज्ञान। इसलिए वह वास्तव में उस अमीर लड़की को सिखाने के योग्य था। चूंकि उसने पैसे लिए थे, रुद्रांश ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसने अन्या को नर्सरी के बच्चे की तरह उंगली पकड़कर सिखाया। यहाँ तक कि जादुई तत्व मार्गदर्शन, मैजिक एलिमेंट गाइडेंस के विषय में रुद्रांश ने अन्या का कोमल हाथ थामकर उसे सिखाया कि कैसे अपनी जादुई छड़ी से मंत्रों को बिजली की गति से निर्देशित किया जाता है। परंतु रुद्रांश को यह आभास नहीं था कि साथ बिताए उन दिनों और रातों ने अन्या के मन में क्या हलचल पैदा कर दी थी। अन्या की नज़रें, जो पहले शांत और ठंडी हुआ करती थीं, अब रुद्रांश को देखते ही चमकने लगी थीं। जब वह अन्य लड़कों से बात करती तो उसका स्वर बर्फीला होता था, लेकिन रुद्रांश के सामने वह किसी खिलखिलाती कली जैसी बन जाती थी। यही कारण था कि पूरे विद्यालय में यह अफवाह फैल गई कि अन्या रुद्रांश से प्रेम करती है। वर्तमान में प्रभात संघ के हॉल में खड़े आदित्य, लक्ष्मण और मीरा इस दृश्य को देख रहे थे और उनके मन में अब कोई संदेह नहीं बचा था। वे एक बड़े हंगामे की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन रुद्रांश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आर्याव द्वारा दल में शामिल करने से मना किए जाने पर रुद्रांश बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुआ। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। कोई बात नहीं दोस्त, मेरा इरादा वैसे भी अकेले ही घूमने का था। तुम सबको तुम्हारी यात्रा के लिए शुभकामनाएं। इतना कहकर वह मुड़ा और भीड़ में ओझल हो गया। आर्याव ने चैन की सांस ली। चलो, कम से कम ये भिखारी समझदार निकला, उसने मन ही मन सोचा। अन्या, आर्याव ने अपनी आवाज में मिठास घोलते हुए एक पालतू कुत्ते जैसी मुस्कान के साथ अन्या की ओर देखा। लेकिन उसे क्या पता था कि सामने साक्षात काली का रूप खड़ा है। अन्या का चेहरा गुस्से से जम चुका था। मुझे क्षमा करें, अन्या ने बर्फ की तरह ठंडे स्वर में कहा। मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई है, मैं आज प्रेतशिला पर्वत नहीं जा पाऊंगी। ये वाक्य उसने आदित्य, लक्ष्मण और मीरा से कहा। जहां तक आर्याव की बात थी, अन्या ने उसे ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे वह वहां था ही नहीं। चूंकि अंतिम समय पर दल छोड़ना एक गलत व्यवहार माना जाता है, इसलिए अन्या ने बाकी तीनों से माफी मांगी। कोई बात नहीं अन्या, हम समझ सकते हैं। आदित्य और अन्य ने हाथ हिलाकर उसे विदा किया। वे जानते थे कि असली समस्या क्या है। अन्या ने सिर हिलाया और भीड़ में रुद्रांश को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह जा चुका था। उसकी आंखों में निराशा और क्रोध का मिश्रण था। यह आर्याव कितना घिनौना है, इसने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। अन्या गुस्से में संघ से बाहर निकलकर अपने घर की ओर चल दी। उसे रुद्रांश की सुरक्षा की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने पिछले साल अपनी आंखों से रुद्रांश की असली शक्ति देखी थी।
जब उसके बड़े भाई, जो एक शीर्ष विश्वविद्यालय के छात्र थे, ने रुद्रांश की परीक्षा ली थी, तो रुद्रांश ने उन्हें युद्ध कौशल में धूल चटा दी थी। अन्या जानती थी कि रुद्रांश भले ही अब एक पशु स्वामी बन गया है, लेकिन उसका अपना शरीर और बुद्धि किसी भी राक्षस को मात देने के लिए पर्याप्त है। आर्याव, अब मुख्य जादुई योद्धा ही चला गया है, तो आज का दल भंग करते हैं, आदित्य ने सपाट लहजे में कहा। आदित्य, लक्ष्मण और मीरा भी प्रभावशाली परिवारों से थे। वे आर्याव के घमंडी स्वभाव से परिचित थे। वे केवल अन्या की वजह से इस दल में शामिल हुए थे। अब जब मुख्य योद्धा ही नहीं रहा, तो वे आर्याव जैसे अहंकारी बोझ के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। तीनों को जाते हुए देखकर आर्याव का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। उसकी आंखों में नफरत और जलन की आग जलने लगी। रुद्रांश, कमीने रुद्रांश, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, नीच प्राणी, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। उसने मन ही मन दहाड़ मारी। 1 मिनट बाद उसने लंबी सांस ली और अपने भीतर के खूंखार गुस्से को शांत करने की कोशिश की। प्रेतशिला पर्वत है ना? बहुत अच्छा, उसने एक क्रूर मुस्कान के साथ सोचा। अगर तुम वहां से जीवित वापस आए तो मैं तुम्हें मर्द मानूंगा। आर्याव ने तुरंत अपना फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। प्रबंधक, अभी के अभी गुप्त इनामी शिकारी वेबसाइट अंडरग्राउंड बाउंटी हंटर वेबसाइट पर एक विज्ञापन डालो। 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं। मुझे रुद्रांश का सिर चाहिए। उसकी फोटो और सारी जानकारी भेज रहा हूँ। वह इस समय प्रेतशिला पर्वत की ओर जा रहा है। फोन के दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, जी छोटे मालिक, काम हो जाएगा। फोन काटते ही आर्याव का चेहरा राक्षसी हंसी से भर गया। रुद्रांश, ओ रुद्रांश, तुम्हारी चिता प्रेतशिला पर्वत पर ही जलेगी। प्रेतशिला पर्वत, प्रवेश द्वार। दूसरी ओर रुद्रांश इन सब बातों से बेखबर संघ के काउंटर पर 5B श्रेणी के कार्यों की अग्रिम राशि जमा कर चुका था। उसने एक मंत्र चक्र टेलीपोर्टेशन अरे का उपयोग किया और क्षण भर में वह प्रेतशिला पर्वत के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। सामने का नज़ारा डरावना था। ऊंचे ऊंचे काले पहाड़ बादलों को चीर रहे थे और चारों ओर एक अजीब सी धुंध फैली हुई थी। यहाँ की हवा में सड़न और मृत्यु की गंध थी। रुद्रांश ने अपनी गर्दन के चारों ओर लिपटी नव्या को सहलाया। तैयार हो नव्या, यहाँ के राक्षस थोड़े सख्त हैं, रुद्रांश ने कहा। नव्या ने फुफकारते हुए अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों में अब वह मासूमियत नहीं थी। उसने अपने भीतर की प्रलयकारी शक्ति को महसूस करना शुरू कर दिया था। वह अपने स्वामी को साबित करना चाहती थी कि वह किसी भी अमीर लड़की से ज्यादा उपयोगी है। जैसे ही रुद्रांश ने पर्वत की ओर पहला कदम रखा, उसे झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई। चेतावनी, रक्तवंश पहचान तकनीक ने 2 शत्रुओं का पता लगाया है। दूरी 100 मीटर। पेशा, इनामी शिकारी असैसिन हंटर। स्तर 18 और 20। रुद्रांश के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। तो खेल शुरू हो चुका है। आर्याव, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसने नव्या के कान में धीरे से कहा। नव्या, आज तुम्हें भरपेट भोजन मिलेगा, लेकिन पहले हमें इन मक्खियों को साफ करना होगा। नव्या ने अपनी नन्ही जीभ बाहर निकाली। वह अपने स्वामी के आदेश का इंतजार कर रही थी। प्रेतशिला पर्वत की गहराई में जहां मौत का वास था, आज एक नया शिकारी कदम रख चुका था, एक ऐसा शिकारी जिसके पास साक्षात ब्रह्मांडीय प्रलय का बीज था।